Hello everyone. Again we are going to start our one word substitution and this is the 14th because जो previous classes हैं 13 क्लास हम कर चुके हैं वन वर्ड की and this is the 14th. इसके बाद में 6 आई थिंक 5th और 6 क्लासेस और होंगी, 5 और 6 क्लास और बची हैं और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो कि आपके एग्जाम में आते हैं हम कर चुके होंगे। इसके बाहर आपको क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। दिस इज़ मोर देन सफिशेंट, ठीक है ना। 13 हमने कर ली हैं, 14 ये है एंड कितनी और बची हैं? 6 और बची हैं। आई थिंक 5 या 6 क्लासेस और होंगी, 400 वर्ड्स हैं, उसमें हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज़ द 14th क्लास। यहाँ पर अगर मैं इस वर्ड की बात करूँ तो ये आपके BLLB का ही है, 2024 या 23 में आया था ये। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है बट कब का है, बट है, आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जितने भी हम वर्ड्स कर रहे हैं ना, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, व्हाट इज लैब्रिंथ? क्या है लैब्रिंथ? इसको देखकर आप कुछ समझ पा रहे हैं ये क्या है? कोई मुझे बता सकता है? इसको देखकर आप लोग समझ पा रहे हैं ये क्या है? ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी लैब्रिंथ, इसको ही हम लैब्रिंथ बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस? हम्म इसकी एक और इसका सिनोनिम होता है विच इज मेज, या यहाँ पर ही मुझे कहना सर भूल भुलैया। एग्जैक्टली। देखिए ये जो है ना लैब्रिंथ, लैब्रिंथ कहें हम इसको या मेज कहें, MAZE, मेज, इन दोनों का ही मतलब दो मतलब होते हैं। दे हैव टू मीनिंग्स। दो क्या, एक्चुअली एक ही है। एक तो हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा भूल भुलैया, ठीक है, भूल भुलैया इस टाइप से आप लिख लेना यहाँ पर आगे, जो कि ये है। इसको लैब्रिंथ कहा जाता है। भूल भुलैया मतलब एक ऐसा रास्ता जिसमें आप जाकर जो एक्चुअल रास्ता है उसको फाइंड आउट ही ना कर पाएँ, आप फंस जाएँ इसमें कि यहाँ से हम जाएंगे फिर यहाँ निकलेंगे, फिर पता नहीं कहाँ निकलेंगे, फिर इस टाइप से। सो दिस इज कॉल्ड लैब्रिंथ। इसको लैब्रिंथ कहते हैं, इसको मेज कहते हैं। एक मतलब इसका ये हुआ, मतलब भूल भुलैया, ठीक है। जैसे ये है, क्या है? द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन गोट लॉस्ट इन द लैब्रिंथ ऑफ नैरो पैसेजेस, यानी कि जो बच्चे थे वो क्या हो गए थे? वो खो गए थे। किस चीज में? भूल भुलैया में। जो छोटी एक भूल भुलैया टाइप के बना हुआ था, कोई जगह थी, प्लेस थी, वहां पर बच्चे खो गए थे, ठीक। दूसरा यहाँ पर मीनिंग है, ही स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द लैब्रिंथ ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अगेन वी आर रीडिंग, ही स्ट्रगल्ड, यानी कि उसने थोड़ी सी स्ट्रगल की समझने के लिए द लैब्रिंथ ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब हमें यहाँ पर जो लैब्रिंथ है ना, इसका मतलब निकालना है। सो द सेकेंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो सेकेंड मीनिंग होता है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब डिफिकल्ट है, जिसको जो इजीली समझ में ना आए। सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, समथिंग दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्या हो सकता है? कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर मुझे कहना चाहिए कोई सिस्टम हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई सिस्टम हो सकता है। सो लैब्रिंथ हैज टू मीनिंग, फर्स्ट वन इज भूल भुलैया एंड द सेकंड वन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो लैब्रिंथ का अगर मैं सेकंड मीनिंग, जो कि आपके एग्जाम में यही आया था, ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आप इसको याद रखना। लैब्रिंथ मीन्स होता है समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स द रीजन यहाँ पर ये कहने की बात कर रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने स्ट्रगल की, यानी कि उसने थोड़ा सा मशक्कत की, किस चीज में? समझने के लिए। द लैब्रिंथ जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेगुलेशंस थी गवर्नमेंट की, कुछ जैसा टैक्स लॉ है। टैक्स लॉ ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मतलब इतना आसान नहीं है टैक्स लॉ को समझना। जब आप BLLB कर रहे होंगे ना, उस वक्त आपको समझ में आएगा कि टैक्स लॉ को समझना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। सो दैट्स द रीजन, द लैब्रिंथ ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ओके ना। तो ये चीज़ हो जाएगी, यानी कि वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है समथिंग विच इज डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वर्ड इज लिटिगेंट एंड इट्स अ लीगल टर्म। बेसिकली इट्स अ लीगल टर्म। लिटिगेंट कौन होता है? एनी पार्टी इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट, मतलब कोई भी केस चल रहा है कोर्ट में जो होता है, कोई भी पार्टी। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पर दो पार्टी होती हैं। जब कोई पर्सन केस करता है ना, कोई भी जो केस चल रहा होता है ना, उसमें हमेशा लॉ सूट में उसमें दो पार्टी होती हैं। आप समझ पा रहे होंगे ना, दो पार्टी कैसे? सर एक पर्सन तो वो होगा जो केस करेगा, और एक पर्सन वो होगा जिस पर केस किया जा रहा होगा। मानते हो या नहीं, आप ये बताओ मुझे पहले तो। हम्म कोई भी लॉ सूट जो होता है उसमें दो पार्टी होती हैं या नहीं? दो पार्टी इन्वॉल्व, बताइए। हम्म ठीक है ना, दो पार्टी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं सर? प्लेंटिफ होता है और
डिफेंडेंट होता है। तो जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है ना, ये भी एक तरह से लीगल टर्म ही है, लीगल लैंग्वेज का ही पेपर होगा उस वक्त, या मुझे लीगल टर्म्स कहना चाहिए। कोई भी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एक सेकेंड। कोई भी जो केस होता है, कोई भी लॉ सूट है, उसमें हमेशा दो पार्टी होंगी। एक पार्टी कौन सी होगी, जो कि केस करती है, एक पार्टी वो होगी जिस पर केस किया जा रहा है। ऑब्वियसली सर, ये तो अंडरस्टूड ही है। तो बस यही है, उन दोनों में से लिटिगेंट दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। अगर आप किसी केस में शामिल हैं तो आप भी लिटिगेंट हैं, और आपके अगेंस्ट वाली जो पार्टी है वो भी लिटिगेंट है। सो लिटिगेंट वी कैन से इट्स अ जनरल टर्म, है ना, इट्स अ जनरल टर्म, किसी भी पार्टी के लिए यूज किया जा सकता है। बट स्पेशली दो टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी, एक है प्लेंटिफ, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया था, जामिया में पूछा जाता है अक्सर, बिकॉज इट्स अ लीगल टर्म। सो एक है प्लेंटिफ, ठीक है, प्लेंटिफ, एंड एक होती है डिफेंडेंट। दो पार्टी कौन कौन है, वो ये हैं, एक है प्लेंटिफ एंड द सेकेंड वन इज डिफेंडेंट। डिफेंडेंट, अब सर ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन है, ये हमें देखना है। बताइए ज़रा, किसी को पता हो तो, प्लेंटिफ कौन होता है और डिफेंडेंट कौन होता है दोनों में। हम्म, देखिए, डिफेंडेंट, डिफेंडेंट से हमें डिफेंड से ही समझ आ रहा है। डिफेंड एक वर्ब होती है ना, डिफेंड का मतलब होता है एक तरह से क्या करना, मतलब डिफेंड का मतलब हिंदी क्या हो जाएगी डिफेंड की, प्रोटेक्ट करना, समथिंग लाइक इट, है ना, हाँ यही होगी, प्रोटेक्ट करना। सो प्लेंटिफ कौन है, यहाँ पे हमें पहले प्लेंटिफ को समझते हैं। प्लेंटिफ वो पर्सन है जो कि केस को लाता है, हु ब्रिंग्स अ केस, हम यहाँ पे कह सकते हैं हु ब्रिंग्स अ केस, हु ब्रिंग्स अ केस, यानी कि जो इंसान केस करता है, जो पहली पार्टी होती है ना, जो कोर्ट में जाती है, हु ब्रिंग्स अ केस, हु ब्रिंग्स केस इज कॉल्ड प्लेंटिफ। जिसके अगेंस्ट में, अब सपोज कीजिए जैसे मैं हूं, मैं एएमयू के ऊपर केस करता हूं, मान लीजिए मेरा एएमयू ने एडमिशन कैंसिल कर दिया बिकॉज मेरे पास 12th की मार्कशीट नहीं है, तो मेरा, आप हैं फिलहाल के लिए, आप समझिए, आप अगले साल को बीएलएलबी का पेपर देंगे और आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी, ठीक है, मतलब 5 दिन बाद आनी थी, लेकिन एएमयू ने आपका एडमिशन नहीं दिया, तो आप ही तो पर्सन होंगे जो पहले कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से आप क्या करेंगे, प्ली करेंगे कि यार मेरा एडमिशन दिलवा दो, 4-5 दिन बाद में मैं क्या करूंगा, इनको मार्कशीट दे दूंगा, इनको क्या प्रॉब्लम है ना, 5 दिन की तो बात है ना, 5 दिन, मेरा एडमिशन, मेरा 1 साल खराब हो जाएगा अगर आप एडमिशन नहीं दोगे। तो जो भी पार्टी कोर्ट में जाती है उसको ही प्लेंटिफ कहते हैं, वहां पर आप प्लेंटिफ हो जाएंगे। और किसके अगेंस्ट में आप कर रहे हैं, जो, अब एक चीज बताइए, आपका लॉजिक क्या है कि भाई मुझे एडमिशन दे दो, अब एएमयू का भी तो कोई ना कोई अपना लॉजिक होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अगेंस्ट वाली पार्टी होती है वो डिपेंडेंट हो जाती है। तो जो भी पर्सन पहले लॉ सूट को लेकर जाता है उसको ही प्लेंटिफ कहते हैं, और जिसके अगेंस्ट में किया जा रहा होता है उसको हम डिफेंडेंट कहते हैं, और इन दोनों पार्टी को मिलाकर ही लिटिगेंट कहा जाता है। सो एनी पार्टी इन्वॉल्व इन अ लॉ सूट, कोई भी पार्टी है, पर्टिकुलरली अगर आपने केस किया है तो आप प्लेंटिफ हुए, जिसके अगेंस्ट में किया है वो डिफेंडेंट हुआ। अब हो सकता है किसी ने आपके अगेंस्ट में किया हो, भाई होता है ना जनरली, है ना, फिर हम जाते हैं कोर्ट की, सर मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, तो आप डिफेंडेंट हो जाते हैं, अगेंस्ट वाली जो पार्टी है वो प्लेंटिफ हो जाती है। ओके, तो यही है। तो यहाँ पर क्या मुझे लिखना चाहिए, यहाँ पर आई कैन से कि अगेंस्ट, भाई ये तो वो इंसान है जो केस को करता है, और डिफेंड, डिफेंड का मतलब ही प्रोटेक्ट करना है थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, यानी कि अगेंस्ट होम, जिसके अगेंस्ट में केस किया जाता है। द केस इज ब्रॉट, द केस इज ब्रॉट, यानी कि जिसके अगेंस्ट में केस किया जाता है, दैट पार्टी इज कॉल्ड डिफेंडेंट। द केस इज ब्रॉट, BROUGHT, ठीक। और यहां पर नीचे एग्जाम्पल है, बोथ लिटिगेंट्स, मतलब दोनों ही पार्टी जो है ना, प्रेजेंटेड देयर आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने दोनों पार्टी ने, जो प्लेंटिफ है उन्होंने भी अपने आर्ग्यूमेंट को रखा, और जो डिफेंडेंट है उन्होंने भी रखा। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है ना। मुझे लगता है यहाँ से दोनों को ये समझ में आया हो। नेक्स्ट वर्ड है, ये आपके लीगल टर्म्स हैं, वहां पे आपसे प्लेंटिफ पूछेगा, याद जहन में होना चाहिए, लिटिगेंट तो नहीं पूछता बिकॉज लिटिगेंट तो दोनों ही पार्टी होती हैं, दैट्स अ वेरी कॉमन टर्म। डिफेंडेंट भी नहीं पूछता बिकॉज डिफेंड जो है ना वो हमें सभी को पता होता है, इट्स अ कॉमन टर्म, इंग्लिश की ही टर्म है। प्लेंटिफ आपसे पूछता है, क्योंकि प्लेंटिफ की यार, हु इज प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ वो इंसान हो जाए तो केस करता है, जिसके अगेंस्ट में किया जाता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड डिफेंडेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूनेटिक, इट्स एन एडजेक्टिव, एंड ल्यूनेटिक हैज टू मीनिंग्स। ल्यूनेटिक के दो मतलब होते हैं, एक तो मेंटली इल, बहुत ओल्ड फैशन वर्ड है मेंटली इल, यानी कि जो इंसान थोड़ा सा मेंटली इल है, ओके, मेंटली इल, जो एक्चुअल में है। दूसरा, इसको हम फिगरेटिवली भी यूज कर लेते हैं, कोई इंसान रेकलेस पर्सन है, रेकलेस, जो सोचता नहीं है दिमाग से ज्यादा,
सो रेकलेस पर्सन, जैसे आपने सुना होगा ना रेकलेस ड्राइविंग, तो इसको भी आप हिंदी में ना पागल कह सकते हैं। ल्यूनेटिक मतलब पागल, डोंट बी सो ल्यूनेटिक, पागल, आप इसको पागल कह सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, वी हैव टू एग्जाम्पल्स, द ओल्ड टेक्स्ट यूज्ड द टर्म ल्यूनेटिक फॉर पीपल कंसिडर्ड मेंटली इल, यानी कि जो पुरानी किताबें हैं ना, मैंने कहा ना कि ओल्ड फैशन वर्ड है ल्यूनेटिक, जो थोड़ा सा मेंटली इल होते थे, जो लोग दिमाग से बीमार होते थे, उनको हम लोग ल्यूनेटिक कहते थे। आज की इनफॉर्मल टर्म में ना कोई इंसान को, मतलब जो इंसान ज्यादा सोचता नहीं है, बिना सोचे समझे, रेकलेस होता है बिना सोचे समझे, ठीक है, उसको हम कहते हैं। रेकलेस ड्राइविंग भी होती है जी। स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर है कहाँ पर? स्पेलिंग एरर कहाँ पर? मेंटल। मेंटल, मैं समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हैं। सर आपने मेंटली लिख दिया है, मेंटली को। अच्छा अच्छा ओके ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, मेटली लिख दिया, ठीक है ओके, थैंक यू सो मच। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मेटली, मेंटली। ऐसा ना यार, पता है दिमाग तीन तीन डायरेक्शन में चल रहा होता है। पहली चीज तो स्क्रीन पे देखना होता है, दूसरा हमें जो पेन टैब है ना उस पर भी हमें देखना होता है कि हमारा हाथ कहाँ पर चल रहा है, तीसरा दिमाग में भी चीजें चल रही होती हैं, फोर्थ वन उस चीज को बोलना भी है। तो मतलब ना कई सारी डायरेक्शन में दिमाग चल रहा होता है, इस वजह से ना कभी कभी मैं कुछ बोलता तो वैसे मैं सही हूँ, बट कभी कभी जो है ना वो लिखने में स्पेलिंग एरर हो जाती है। तो नीचे है ड्राइविंग एट सच अ हाई स्पीड वॉज अ ल्यूनेटिक डिसीजन, मतलब बहुत तेज कार को जो चलाना था वो एक रेकलेस डिसीजन था, पागलों वाला डिसीजन था, बिना सोचे समझे। रेकलेस मतलब विदाउट केयरफुल थिंकिंग, है ना, ज्यादा सोच समझ कर नहीं, बस कि ले लिया डिसीजन, रेकलेस डिसीजन विदाउट केयरफुल थिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज लल। लल का मतलब क्या होता है? पोज। पोज क्या होता है? पोज मतलब हिंदी में हम कहेंगे रुकावट को कहेंगे ना, थोड़ा सा ठहराव, हिंदी में कहेंगे पोज कहेंगे हम, मतलब ठहराव थोड़ा सा। लल मीन्स टेम्परेरी पीरियड, टेम्पररी, टेम्पररी पीरियड ऑफ काम, पीरियड ऑफ काम, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड ऑफ काम, मतलब एक छोटा सा, एक ऐसी, ऐसा पीरियड जो शांति वाला, ठहराव। बाकी आप इसको चाहें तो याद करने के लिए आप इसको पोज कह सकते हैं, पोज का भी यही मतलब होता है ना, पोज मतलब थोड़ी देर के लिए आपने रोक दिया चीज़ों को, ओके। तो ये हो जाएगा। जैसे अजान हो रही होती है, तो अजान के वक्त क्या करते हैं मोस्टली लोग जो है ना वो शांत हो जाते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टेम्परेरी पोज ले लेते हैं, बाकी आप इसको पोज कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है नीचे, देयर वॉज अ ब्रीफ लल इन द स्टॉर्म, देयर वॉज अ ब्रीफ लल इन द स्टॉर्म, मतलब क्या हुआ कि जो तूफान था ना उसके अंदर थोड़ा सा ठहराव था, थोड़ी देर के लिए वो छोटा सा ब्रीफ यानी कि रुक गया था, उसके बाद फिर दोबारा शुरू हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज लेमैन। व्हाट डज इट मीन? लेमैन का मतलब कोई भी इंसान है जो एक्सपर्ट नहीं है ना, लेमैन एक जनरल टर्म होती है, लेमैन उसको कहते हैं जो कि एक्सपर्ट नहीं है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन से लेमैन इज अ पर्सन हु इज नॉन एक्सपर्ट, नॉन एक्सपर्ट, नॉन एक्सपर्ट पर्सन को ही लेमैन कहा जाता है। द डॉक्टर एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट इन लेमैन्स टर्म्स, है ना, मतलब डॉक्टर ने जो है ना वो ट्रीटमेंट को ऐसे समझाया कि जैसे एक नॉन एक्सपर्ट पर्सन कह रहा है कि अच्छा क्या करना है, कि ऐसा है सुबह में, मतलब इट कुड बी एनीथिंग यार, लेमैन टर्म्स, मतलब नॉन एक्सपर्ट की तरह। अदरवाइज डॉक्टर आपने देखा होगा, आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है ना, ऐसे करना है, इस टाइम सोना है, वो हमें प्रेस्क्राइब करते हैं चीज़ों को। तो लेमैन मतलब अ पर्सन हु इज नॉन एक्सपर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज लियो। देर आर सम फॉर्म ऑफ देखना, जो देखना होता है ना उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे हम घूर कर भी देखते हैं, किसी को प्यार से भी देखते हैं, किसी को लस्ट की फॉर्म में भी देखते हैं, है ना, बहुत बहुत तरीके वाली नज़रें होती हैं जो हमारी ये होती हैं भुएं, इसको चढ़ाकर भी हम देखते हैं, किसी को घूर रहे होते हैं, तो बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, उसी में से एक लियो है। लियो का मतलब होता है किसी इंसान को लस्ट की फॉर्म में देखना, है ना, लस्ट मतलब थोड़ा सा, लस्ट आप समझते हैं ना किस चीज़ को बोलते हैं? मतलब ये है कि लस्ट को मैं कैसे समझाऊं, सेक्सुअली, किसी इंसान को आप देख रहे हैं ना, सेक्सुअली डिज़ायर आपके अंदर उत्तेजित हो रही हैं, तो उस नज़र से आप किसी पर्सन को देख रहे हैं ताकि अनकंफर्टेबल फील हो,
है ना, आपकी नज़र से जो है ना स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो फील करें कि यार अनकंफर्टेबल फील करें, दैट जो वो नज़र है उसको ही हम लेयर कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे कहना चाहिए लुक एट समवन। लुक जनरली जो है ना वो लुक से ही आएगा, देखने से आएगा। लुक एट समवन, किसी इंसान को देखना। लेयर का मतलब होता है किसी इंसान को देखना। अब हिंदी में इसको बोलते हैं घूर कर देखना, हिंदी में इसको घूर कर देखना भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर है नीचे, ही लियोर्ड एट द वुमन अक्रॉस द रूम, यानी कि उसने एक रूम के अंदर क्या किया, एक थोड़ी सी लस्टफुल नज़रों से किसी वुमेन को देखा। अब इसकी जो मैं कह रहा था आपसे कई फॉर्म होती हैं, जैसे एक लियर है, एक ग्लेयर होता है, एक गॉक होता है, एक स्टेयर होता है। तो जो स्टेयर है, स्टेयर एक जनरल फॉर्म होती है जिसको हम घूरना कहते हैं। डोंट स्टेयर एट मी, मतलब मुझे मत घूरो। ठीक है, सिंपल सी बात है, घूरना सभी जानते होंगे। उसको एक्चुअल में जो इंग्लिश में जो वर्ब है दैट इज स्टेयर। एक होता है गॉक। गॉक का मतलब होता है कोई चीज को आपने देखा और आपका मुंह खुलेगा खुला रह गया, तो एक फूलिश यानी कि बेवकूफ़ों वाली वे में, और थोड़ा सा आपके जो मुंह है ना वो खुला रह गया। हम देखते हैं ना कभी कभी शौक होकर हमारा मुंह भी खुला रहता है, इस नज़र से हम किसी चीज़ को देखते हैं। सो दैट इज कॉल्ड गॉक। ग्लेयर का मतलब होता है गुस्से वाला लुक, जैसे हमारी मम्मी लोग देखती हैं, आपने देखा होगा। हम्म, आप जो है स्कूल नहीं जा रहे हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं तो मम्मी लोग जो देखती हैं, दैट इज ग्लेयर। उसी तरह से एक लेयर होता है जो कि मैंने कहा अनप्लीजेंट लुक, जो लस्ट फॉर्म वाला लुक होता है। सबका सब देखना, अगर आप इसकी शुद्ध हिंदी जानने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब भी देखना होता है, इसका मतलब भी देखना होता है, इसका मतलब भी देखना होता है, इसका मतलब भी देखना होता है। अब देखने की भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। जैसे आपने नाश्ता नहीं किया, सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो हमारी जो मम्मी लोग होती थी जब स्कूल जाते थे उस वक्त क्या करती थी, इस वाली नज़र से देखती थी, थोड़ा सा एंग्री लुक, गुस्से वाला लुक होता था। तो ये सब के सब वर्ब फॉर्म है, एंड इन सब का मतलब देखना होता है, कोई भी आपके एग्जाम में आ सकती है। स्टेयर का मतलब सभी जानते हैं, घूरना होता है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लिम्नोलॉजी। जब भी मैंने आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था जहां पर भी आपको लॉजी दिखाई देता है ना वर्ड, ये जो लॉजी है ये सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब जो किसी वर्ड के बाद में आता है और उसका मीनिंग चेंज कर देता है, ये लॉजी। तो जहां पर भी आपको लॉजी दिखाई दे, इट मीन्स स्टडी, मतलब यहाँ आप किसी ना किसी चीज की स्टडी की बात कर रहे होंगे। ओके, एंड जो लिम्न है इसका मतलब होता है लेक। तो या तो आप फ्रेश वाटर की स्टडी करें या फिर स्टडी ऑफ लेक्स मुझे कहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी। तो यहाँ पर है लिम्नोलॉजी हेल्प्स साइंटिस्ट मॉनिटर द हेल्थ एंड लेक्स एंड रिवर्स, या रिवर हैं या जितनी लेक्स हैं उन सब की स्टडी को ही हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देखो इस जैसे ही कई सारी टर्म्स आपको ये दिखाई देंगी। फर्स्ट वन इज लिम्नोलॉजी। अभी मैंने देखा लिम्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, सर इसका मतलब होता है किस चीज़ की स्टडी। लिम्नोलॉजी मतलब किस चीज़ की स्टडी। अभी हमने देखा है ना लेक, तो इट मीन्स लेक्स की स्टडी। सिमिलरली ओशियनोग्राफी। अब ओशियनोग्राफी मतलब ओशियन से हमें समझ आ रहा है, सो जितने भी समुद्र हैं और महासागर हैं यानी कि ओशियंस हैं और सीस हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं ओशियनोग्राफी। इट्स अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। तो जितने भी ओशियंस हैं एंड जितने भी सीस हैं यानी कि समुद्र हैं, उन सब की स्टडी को हम कहते हैं ओशियनोग्राफी। हाइड्रोलॉजी जनरल फॉर्म होती है, जो वाटर है ना इसको हाइड्रो कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रो जो है ना जनरली जो पानी की स्टडी है उसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके मिक्सचर को ही तो वाटर कहा जाता है, सो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वाटर, जनरल फॉर्म में पानी की स्टडी को हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज पोटेमोलॉजी। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स रिवर्स। सो दोनों अलग अलग हैं। लेक जो होती है, लेक्स की स्टडी को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, एंड जो रिवर्स होती हैं, जो नदियां हैं, इनकी स्टडी को पोटेमोलॉजी कहा जाता है। और जो समुद्र हैं उनकी स्टडी को ओशियनोग्राफी कहा जाता है, या फिर हम जो है समुद्र कहें या महासागर कहें, जिसको आप ओशियन कहते हैं। कितने ओशियंस हैं आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कितने ओशियन। वर्ड इज 224 लसीवियस, है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी लसीवियस। व्हाट डज इट मीन, ये लसच से मिलकर बना है, मतलब ये कहीं ना कहीं जो है वो किस चीज़ को शो करता है, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी जो मैंने बात की थी ना, लस्ट की बात की थी, लस्टफुल को, लस्ट शो करता है आपके सेक्सुअल बिहेवियर को और सेक्सुअल डिजायर्स को। तो इट मीन्स इट हैज़ बेसिकली नॉट टू बट वी कैन से एक ही मतलब होता है। लसीवियस मीन्स होता है लस्टफुल, समवन हु इज लस्टफुल।
अब बहुत सारे बच्चे लस्टफुल से भी परेशान होंगे, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है लस्टफुल का। देखिए इस लस्टफुल के मीनिंग की भी अगर मैं बात करूं, सो इट शोज योर सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, VIOUR बिहेवियर, या फिर सेक्सुअल डिजायर, ठीक है ना। सेक्सुअल डिजायर की हम बात करें या सेक्सुअल बिहेवियर की बात करें, इट इज कॉल्ड लस्टफुल, और लस्टफुल को ही लसीवियस कहा जाता है, जो मैंने अभी कहा। अच्छा, इसके ना कई सारे सिनोनिम्स मिलकर बनते हैं, मतलब जैसे ना कई सारे आपको दिखाई देंगे जो लस्टफुल को शो करते हैं, जो थोड़ा सा इन चीज़ों को ही शो करते हैं। कौन कौन से मतलब होते हैं, एक तो आपको दिखाएगा मतलब एक इंसान होता है जिसको हम कहते हैं लाइसेंशियस, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ लाइसेंशियस, LICENTIOUS। लाइसेंशियस का मतलब भी वो होता है जो इंसान लस्टफुल है, जिसके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स हैं या सेक्सुअल बिहेवियर है ना, एबनॉर्मली शो करता है थोड़ा सा इंसान को, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड लाइसेंशियस। एक और होता है विच इज सेलेशियस, इट्स एन एडजेक्टिव। सेलेशियस भी कोई चीज़ वो है जो लस्टफुल है, कोई चीज़ कोई पिक्चर आपको देखकर जो है वो डिजायर्स भड़क जाए, सो दैट थिंग इज कॉल्ड सेलेशियस, मतलब लस्टफुल है सेलेशियस। एक वर्ड और भी होता है जो कि लिबी से होता है, लिबिडियस ऐसे ही समथिंग करके है, आई थिंक लिबिडियनस होगा, लिबिडियनस, लिबी, DINOUS। एक बार जरा गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, लिबिडियनस होगा, आई थिंक यही है। लाइसेंशियस, सेलेशियस, लिबिडनस एंड लसीवियस, ये सब के सब वर्ड्स हैं जो कि लस्टफुल को शो करते हैं। और जिन बच्चों को लस्ट का मतलब भी नहीं पता हो लस्टफुल का, इसका मतलब होता है सेक्सुअल बिहेवियर या फिर सेक्सुअल डिजायर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, द जज क्रिटिसाइज्ड द डिफेंडेंट्स लसीवियस बिहेवियर। अब देखो समझ पा रहे हो, डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन हुआ यहाँ, जैसे यहाँ पर ना देखो, इसको यहाँ पे हमने जो पीछे अभी एक केस देखा था उस पर हम आते हैं। हमने बात की थी प्लेंटिफ होता है, एक पर्सन होता है प्लेंटिफ, एंड एक पर्सन होता है डिफेंडेंट। अब ये जो प्लेंटिफ है ना, हो सकता है ये कोई गर्ल हो, और इस गर्ल को कोई इंसान लस्टफुल नज़रों से देख रहा हो, या कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मैम है इन्होंने क्या किया, किसी पुलिस स्टेशन में जाकर केस किया। अब केस करेंगे तो जाहिर सी बात है जो अगेंस्ट वाली पार्टी है उसको डिफेंड कहते हैं, ये अपने आप को डिफेंड भी तो करेगा ना कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो वही बात कर रहे हैं, द जज ने क्रिटिसाइज किया जो डिफेंडेंट था उसके लसीवियस बिहेवियर को। बिहेवियर कैसा था, थोड़ा सा लस्टफुल बिहेवियर था, सेक्सुअल डिजायर वाला सेक्सुअल बिहेवियर था थोड़ा सा, ठीक है, जिससे कि और लोगों को क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील हो। मैंने इसकी बात की थी जरा, इसने आपने चेक किया इसका मीनिंग क्या था लिबिडिनस का। आई थिंक यही होगा, सही होगा, लिबिडिनस। देख लेना आप, सर्च किया आप लोगों ने इसका, व्हाट डज इट मीन। सो हमें क्या दिखाई दिया, हमें चार वर्ड दिखाई देते हैं, एक तो लसीवियस, लाइसेंशियस, सेलेशियस एंड लिबिडिनस। इन सभी का मतलब होता है लस्टफुल, और जिस इंसान को लस्टफुल भी समझना है उसका मतलब होता है सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्सुअल डिजायर को शो करता है ये वर्ड। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन होते हैं, प्लेंटिफ वो है जो केस को लेकर जाता है, जिसके अगेंस्ट में ले जाया जाता है उसको हम लोग डिफेंडेंट कहते हैं, और इन दोनों को ही लिटिगेंट कहा जाता है, जो कि हमने पीछे देखा है। नेक्स्ट वर्ड इज लेबेटरी। लेबेटरी जानते हैं, वॉशरूम को कहते हैं, टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम, इन सभी को लेबेटरी कहा जाता है। अगर आप एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे लेबेटरी कहते हैं, वॉशरूम नहीं कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो इट मीन्स टॉयलेट, या फिर आप वॉशरूम भी कह सकते हैं या बाथरूम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको ही लेबेटरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। लिंच। अच्छा इसी बार मैं वैसे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ लेकिन बीच बीच में पता नहीं मैं जीएस क्यों लेकर आता हूँ, ताकि आप लोगों का जहन रहे थोड़ा सा। 2026 में एक पेपर आया था, बीएलएलबी का ही पेपर था, जिसमें कि ये पूछा था कि ये बताओ बीएनएस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऐड हुई है। तो लिंचिंग है ना, लिंचिंग से रिलेटेड पहले लॉ नहीं थे, ये 2026 का ही क्वेश्चन है। सिर्फ लिंचिंग ऐसी टर्म है जो कि क्या हुई थी, ऐड हुई थी, मतलब इसके ऊपर अगर कोई लिंच करता है तो उसके लिए एक स्पेशल लॉ है, एंड वही चीज़ वहाँ पर मेंशन की थी। लिंच का मतलब क्या होता है, लिंच का मतलब होता है, लिंच इज अ वर्ब एंड इट मीन्स किसी इंसान को मार देना, क्या कर देना, किल कर देना। अब करेगा तो कौन करेगा, बाई मोब, किल बाई मोब, ठीक है, किल बाई मोब एक्शन। लिंच का क्या मतलब हुआ सर, लिंच का मतलब होता है, आपने सुना होगा ना कि किसी इंसान की लिंचिंग कर दी। अब वो लिंचिंग है क्या, लिंचिंग का मतलब होता है मार देना एक मोब के द्वारा, मतलब कोई एक मोब का एक्शन था। अब बहुत सारे बच्चे होंगे सर इसका हमें तो मोब का भी मतलब नहीं पता, ये मोब क्या होता है। बेटा मोब जो है ना, मोबाइल वाला मोब नहीं है ये आपका,
मोब है जो कि क्राउड है या भीड़ है, और ऐसी भीड़ है जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो इसको हम कहते हैं मोब का मतलब होता है डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली क्राउड, CROWD, डिसऑर्डरली क्राउड, थोड़ी सी गुस्से में जो है। अक्सर आपने देखा होगा जो ट्रक वाले होते हैं या कोई गाड़ी वाले जो होते हैं, ठीक है, अगर वो एक्सीडेंट करते हैं और उस एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाए तो तुरंत पुलिस आती है, और पुलिस आकर तुरंत क्या करती है, वो जो लोग हैं ना उनको प्रोटेक्ट करती है, मतलब जिसने एक्सीडेंट किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जो भीड़ है उसका कोई फेस नहीं होता है, तो उस भीड़ को, गुस्से वाली जो भीड़ है ना, जो किसी पर बस अटैक ही करने वाली हो, उस भीड़ को ही मोब कहा जाता है। और जब एक मोब ही किसी इंसान को मार दे तो उसको लिंचिंग कहते हैं। समझ पा रहे हो या नहीं? कि अक्सर आपने सुना होगा ना कि जो भीड़ होती है ना, उसका जो क्राउड है, डिसऑर्डरली क्राउड है, जो भीड़ है, उसका कोई फेस नहीं होता, क्योंकि उसमें हजारों लोग होते हैं। जैसे अभी अभी प्रोटेस्ट हुए थे, CGP की प्रोटेस्ट हुए थे, कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी भीड़ जो है ना वो पुलिस को मार रही थी, तो वही मोब थी एक तरह से। ओके, तो यहाँ पर है नीचे, द मोब अटेम्प्टेड टू लिंच द एक्यूज्ड, कोई एक्यूज था जो आरोपी था, लिंच मतलब जो लिंच यानी कि भीड़ है ना, उसने जो है उसको मोब करने की कोशिश की, मतलब भीड़ ने जो है ना उसको लिंच करने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, जो एक्यूज था वहां पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लिटर्जी। ये 2026 का ही पेपर के क्वेश्चन है आपका, मतलब 2026 का BLLB का देखना, वहां पे आपको एक टर्म मिलेगी लिटर्जी, जो कि मैंने सॉल्यूशन करा चुका हूँ। मैं फिर भी बता देता हूँ, लिटर्जी का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। लास्ट वर्ड है वैसे ये। लिटर्जी मीन्स फॉर्म ऑफ वर्शिप को कहते हैं। कैसे? आइए मैं बताता हूँ। इसको छोड़िए, पहले मैं कहता हूँ कि प्रेस्क्राइब्ड, एक डेफिनेशन कराते हैं, हैवी वाली डेफिनेशन। लिटर्जी मीन्स होता है प्रेस्क्राइब्ड, 2026 का ही वर्ड है आपका ये, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ रिलीजियस, है ना, प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिलीजियस वर्शिप। अब प्रेस्क्राइब का मतलब होता है किसी इंसान को एडवाइस करना, जैसे डॉक्टर जो है वो भी हमें प्रेस्क्रिप्शन देता है। दो वर्ड होते हैं, देयर आर टू वर्ड्स, ये भी आप नोट डाउन करना, कौन कौन से। एक होता है प्रोस्क्राइब, मैं यहाँ पे कराता हूँ आगे, वेट, हम यहाँ से भी भटक गए, कोई बात नहीं है, भटके नहीं है हम, मैं कराता हूँ आप लोगों को। ये है, देखिए, देयर आर टू टर्म्स इन इंग्लिश, एक होता है प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, इट्स अ वर्ब, एंड अनदर वन इज प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, और ये भी आपके AMU में आ चुका है। कौन कौन सा? यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ ई है, और यहाँ पर गौर करें तो यहाँ पर ओ है। सर इन दोनों का मतलब क्या है? ऊपर वाला जो प्रोस्क्राइब है, प्रेस्क्राइब है, इसका मतलब होता है किसी इंसान को एडवाइस करना। क्या करना? एडवाइस करना। अच्छा, एडवाइस भी दो होते हैं, एक ये एडवाइस होता है और एक ये एडवाइस होता है, इससे भी AMU में क्वेश्चन आया है। एक ये एडवाइस है, तो सर ये क्या है, ये तो हम समझ ही नहीं पा रहे बेटा। एक यहाँ पर नाउन है और एक वर्ब है, अब कौन सा नाउन है? ये नाउन है और ये वर्ब है, मतलब दोनों का सलाह देना होता है हिंदी में। एक सलाह होती है, एक सलाह देना होता है। सलाह क्या हो जाएगी? सलाह नाउन हो जाएगी, और जब उसको ही आप एक्शन फॉर्म में लेकर आएंगे उसको हम लोग वर्ब बोल देंगे। तो ये तो वो हुआ जो आप, सर आपको डॉक्टर, अगर आप डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए हैं तो डॉक्टर आपको जो मेडिसिन है ना वो प्रिस्क्रिप्शन करता है कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है, उसको हम कहते हैं सलाह देना, मतलब प्रिस्क्राइब करना। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोस्क्राइब, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स बैन करना, फोरबिड करना, फोरबिड। सर फोरबिड हमें समझ नहीं आता, फोरबिड का मतलब होता है किसी चीज को बैन कर देना, तो वो प्रोस्क्राइब है। अब यहीं से मिलकर यहाँ पर है, आप यहाँ आओ वापस, ठीक है। तो अब मुझे लगता है इसको हमें समझाने की जरूरत नहीं है, लिटर्जी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। क्या है यहाँ पर? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ रिलीजियस वर्शिप। सर हम नहीं समझ पाए यहाँ पे क्या है। ओके, अरे आप जानते हैं ना, जब आप पूजा करते हैं तो पूजा में क्या करते हैं सर? पूजा में हम मंदिर जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ना जोड़ते हैं, आंखें भी बंद कर लेते हैं, वो एक फॉर्म है ना, दैट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। अच्छा सर मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम क्या करते हैं? मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, खड़े होते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, फिर दोबारा खड़े होते हैं, फिर दोबारा सजदा करते हैं, फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं। मानते हो या नहीं? हाँ सर ये तो हमें पता है। तो बस वो जो रिलीजियस वर्शिप है उसकी जो फॉर्म है ना उसको ही हम लोग लिटर्जी कहते हैं। अच्छा ये बात है, हाँ एग्जैक्टली। नमाज कैसे पढ़ते हो? सर पहले हम मस्जिद जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर रुकू करते हैं, रुकू के बाद फिर हम सजदे में जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस खड़े हो जाते हैं, यही फॉर्म हमारी चलती रहती है। सो वो जो रिलीजियस वो जो फॉर्म है ना, दैट इज कॉल्ड लिटर्जी एक्चुअल में, उसको ही हम कहते हैं लिटर्जी। अच्छा,
ये बात है, एग्जैक्टली यही बात है। तो इसको अगर मैं चाहूँ ना सिंपल इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूँ, तो इसको आप कह सकते हैं फॉर्म ऑफ वर्शिप, फॉर्म ऑफ वर्शिप। हर एक रिलीजन की अपनी अपनी फॉर्म ऑफ वर्शिप होती है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हमने मुस्लिम्स की बात की, हमने नॉन मुस्लिम्स की बात की। क्रिश्चियंस में क्या होता है सर, वो चर्च में जाते हैं, है ना, इस टाइप से एक साइन होता है, यहाँ पहले हाथ करेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस टाइप से। अच्छा, ज्यूइश की बात करें तो वो भी, उनका भी समथिंग लाइक डैट ही है। तो फॉर्म ऑफ वर्शिप को ही हम लिटर्जी कहते हैं, ठीक है ना। हर एक रिलीजन की अपनी अपनी फॉर्म है। अब यहाँ पर आते हैं, द चर्च फॉलोस अ ट्रेडिशनल लिटर्जी ड्यूरिंग इट्स सर्विस, यानी कि जो चर्च है वो फॉलो करता है एक अपनी ही उसकी स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्शिप है, वो कुछ भी हो सकती है, उसको ही हम लोग लिटर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पी वाले हमारे, पी वाले चल रहे थे ना हमारे, पी वाले वर्ड्स हमारे कंप्लीट हुए, नोट पी, अच्छा एल चल रहे थे, एल वाले कंप्लीट हुए। उसके बाद हम आते हैं देखिए जनाब, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे थे अभी तक, जो हम लोगों ने पढ़ा था चीज़ों को, तो मैं एक वीडियो देख रहा था। वीडियो क्या देख रहा था, अभी की बात है, हाल फिलहाल की, मैं एक गाना सुन रहा था, है ना, आपने भी सुना होगा। तो उसका मैं अक्सर हमारी आदत है कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ने की चीज़ों के, मतलब हमेशा ही जो है ना, चीज़ों के डिस्क्रिप्शन हुए गानों के, या क्या है इसमें ऐसी ख़ास बात, वो चीज़ें देखने की। तो मुझे कुछ मिला, एंड वो मुझे इसलिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा बिकॉज़ ये है। आप लोगों को याद है हमने लल, ये जो लल वर्ड था ये पढ़ा था हमने, मैंने कहा था ये वर्ब भी होती है और ये नाउन भी होता है। अगर मैं नाउन फॉर्म की बात करूं तो इस दैट मीन्स होता है टेम्परेरी पीरियड ऑफ काम, या फिर आप इसको पोज कह सकते हैं, मतलब कुछ देर की रुकावट, थोड़ी देर की रुकावट। जैसे यहाँ पर है, देयर वॉज अ ब्रीफ लल इन द स्टॉर्म, है ना, यानी कि छोटी सी रुकावट थी तूफान में। आपने सुना होगा ना, तूफान आने से पहले हमेशा एक शांति होती है। तो दैट काइंड ऑफ जो वो शांति होती है ना, कुछ भी चीज़ होने से पहले कोई शांति जो है, दैट इज कॉल्ड पोज, या आप उसको लल बोलते हैं, टेम्परेरी पीरियड ऑफ काम। अब आपने एक गाना सुना होगा, तूने मारी एंट्रियाँ, है ना, दिल में बजी घंटियाँ, सुना है या नहीं, पहले ये बताएं आप लोग। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था आज, आई वॉज लिसनिंग टू दिस सॉन्ग एंड सडनली आई फाउंड, अभी की बात है, हाल फिलहाल की, 2-3 घंटे पहले की। तो द फर्स्ट थिंग इज, मैंने आपको ये वर्ड पढ़ाया था, लल का मतलब होता है टेम्परेरी पीरियड ऑफ काम और पोज, पहली चीज़ ये हुई। अब देखिए ये है, आप देख पा रहे हैं, ये है, ये मूवी भी देखी होगी यार आप लोगों ने, मूवी तो खैर मैंने भी नहीं देखी, बट हाँ मैंने ये सॉन्ग ज़रूर सुना है। तो हमारी अक्सर आदत है ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने की, क्या चीज़ है, तो ये इस पर हम नहीं जा रहे हैं। इन द ईयर्स दैट पास्ट विक्रम एंड बाला बिकेम कैलकाटास मोस्ट लव्ड पर्सन, इस टाइप से है। बेसिकली ये मूवी है कि 1971 में आपको पता होगा हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, जिसमें कि बांग्लादेश बना था। तो बहुत सारे लोग इधर उधर जो है माइग्रेट किए थे, कुछ लोग यहाँ से गए थे, कुछ लोग वहाँ से आए थे। उसी बीच दो बच्चे थे जिनका नाम था विक्रम एंड बाला, वो लोग जो है वो कैलकाटा आ गए थे, वहाँ से बांग्लादेश से जो है माइग्रेट करके यहाँ पर। उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हुई। उसके बीच में एक लड़की आती है, ये जो थी नंदिता, नंदिता आती हैं और इन्होंने इन दोनों के बीच में खलल डाल दी, दैट काइंड ऑफ। हम उस पे नहीं जा रहे हैं, इनकी स्टोरी क्या है, हम डायरेक्टर नहीं हैं, बट हमें ये लाइन बहुत प्यारी लगी। एंड यहाँ पर ये था, अगर आप देखेंगे ना, ये है लाइन, देखिए ये है यहाँ पर। सो बट डैट वॉज ओनली अ ब्लिसफुल लल बिफोर एन इम्पेडिंग स्टॉर्म। अब यहाँ से मैं दोबारा, देखो इंग्लिश पढ़ने का तरीका क्या होता है, जिनको पता है वो तो समझ रहे होंगे, जो बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं उनको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है। देखो यहाँ पर जो भी थी ना पूरी स्टोरी थी, मतलब कि दो लड़के आए, गुंडे उनका नाम पड़ा, उसके बाद उनके बीच में एक लड़की आती है नंदिता, जिनकी वजह से जो है मतलब एक कैबरेट डांसर थी वो, और जो उनकी ज़िंदगी में आई, जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया अपना, यही तो कह रहे हैं, लॉस्ट एवरीथिंग टू हर। एंड मतलब उसके बाद में उनकी जो ज़िंदगी थी वो अचानक से ही जो है मैजिकली चेंज हो गई, गुंडे से वो लोग प्यार में पागल हो गए, लाइक डैट। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है, बट डैट वॉज ओनली अ ब्लिसफुल लल। यहाँ पर आप पढ़ो, यहाँ से हमें क्या समझते हैं। देखिए पहली बात तो ब्लिसफुल का मतलब, ब्लिस का मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस, मैं आपको कराऊंगा ये वर्ड, एंड ब्लिसफुल एज एन एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और सर ये क्या है, ये आर्टिकल है, और आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, तो ये हुआ नाउन, जो कि मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बता चुका हूँ। अब यहाँ से आप समझ पा रहे हैं क्या है इसका, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि बट, लेकिन दैट वॉज ओनली अ ब्लिसफुल लल,
यानी कि वो जो था ना, एक थोड़ा सा छोटा सा पोज था, एक परफेक्ट हैप्पीनेस का, खुशी वाला छोटा सा पोज था उनकी जिंदगी में, बिफोर, किसके मतलब किससे पहले, बिफोर एन इम्पेंडिंग स्टॉर्म। इम्पेंड का मतलब होता है जो चीज होने ही वाली है ना, यानी कि उनकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। उस तूफान आने से पहले छोटा सा एक पीरियड था उनकी जिंदगी में, जो एक खुशी का, ब्लिसफुल का मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस, जिसमें आप दुनिया में समा नहीं रहे होते हैं, है ना, आप हवा में उड़ रहे होते हैं, आपकी खुशी अलग ही, चार चांद लग जाते हैं आपकी खुशी को। तो ये चीज़ है, यानी कि बट दैट वाज ओनली अ ब्लिसफुल लल, यानी कि उनकी ज़िंदगी में छोटा सा पोज था एक, जो मैंने यहाँ पे कराया था ना, टेम्परेरी पीरियड ऑफ काम। तो छोटा सा उनकी ज़िंदगी में एक पोज था, खुशी का पोज, बिफोर एन इम्पेंडिंग स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, एक ऐसा तूफान जो आने ही वाला हो। तो बस छोटी सी खुशी थी उनकी ज़िंदगी में। समझ पा रहे हो या नहीं, समझे या नहीं इस वर्ड को? हाँ जी। सो दिस इज एक्चुअली, जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को और जब हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखते हैं ना, तो हमारी जो सेंसेस हैं वो अच्छे से काम करने लगती हैं। मानते हो या नहीं इस बात को? तो ये था। अच्छा सर, ये चीज़ें कैसे आती हैं? या ये चीज़ें आती हैं बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब अगर आपको रीडिंग हैबिट है तो, अगर आप पढ़ना पसंद है तो आपको, तो देखो मैं गाना सुन रहा था, लेकिन गाना सुनते सुनते भी हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, तो यहाँ से मुझे पता तो लगा ना कि जो मैं वर्ड पढ़ता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ, उनका यूज़ कहाँ पे है, वो यहाँ से यूज़ पता लगता है। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। ओके, बट दैट वाज ओनली अ ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का मतलब परफेक्ट हैप्पीनेस वाला छोटा सा एक पोज था। कैसे? अचानक से उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक तूफान आने वाला था। यही बात तो कह रहे हैं कि वो दो लड़के थे बेचारे, अच्छे से ज़िंदगी बसर करते थे, अचानक से एक कन्या उनकी ज़िंदगी में आती है और सारी ज़िंदगी उनकी तबाह कर देती है। So this was the actual context we were talking about. Now let's begin with the next word. L तक हमने कर लिए थे, अब आते हैं हम लोग M पर। M सीरीज हमारी शुरू होने वाली है, ठीक है। सो इन टूडेज लेक्चर द फर्स्ट वर्ड इज मिसोलॉजी। आपने अक्सर सुना होगा मिसोलॉजी। अब यहाँ पे ना मैं रूट वर्ड कराता हूँ आप लोगों को। देखिए मिसो, यहाँ पे आप जहाँ जहाँ आप मिसो देखेंगे, MISO, मिसो का मतलब होता है हेट। मिसो का मतलब क्या होता है? हेट होता है, नफरत। बिकॉज ये प्रीफिक्स होता है जो किसी वर्ड के पहले आकर उसको नफरत में चेंज कर देता है, ठीक है। अच्छा, जहां जहां आप लॉजी देखेंगे, मैं शुरू से बताता आ रहा हूं, शुरू से, लॉजी का क्या मतलब होता है, या मुझे लॉजिस्ट को बोलना चाहिए, एक वर्ड है यहाँ पे लॉजिस्ट, मिसो लॉजिस्ट। ये जो लॉजिस्ट है ना, जी क्या हुआ? सर लॉजिक का मतलब स्टडी। हाँ, नहीं लॉजिक का स्टडी, एक सेकंड रुको आप, मैं ना उसको लैपटॉप को थोड़ा साइड में रख लो। यहाँ पे ठीक है। तो लॉजिक की, देखिए इसको हमें समझने से पहले हम रूट वर्ड पर आते हैं, बिकॉज जहाँ जहाँ रूट वर्ड की ज़रूरत होगी ना, मैं खुद आपको बता दूंगा, आपको परेशान होने की उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर है, ये वर्ड किस किस से मिलकर बना है? एक तो मीसो, जहाँ जहाँ पर भी आपको मीसो दिखाई देता है उसका मतलब होता है हेट। एंड एक वर्ड और है इसमें विच इज़ लॉजिस्ट, एक और है विच इज़ लॉजिस्ट। लॉजिस्ट का मतलब होता है लॉजिक। लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है सर? लॉजिक। भाई जिस बात में लॉजिक है ना, जिसको हम कहते हैं तुक है, इस बात का कोई बेत, मतलब इस बात का कोई तुक है, तुक का मतलब वही लॉजिक है या नहीं? हाँ लॉजिक है इस बात में। तो यहाँ से ही ये मिलकर बना है। आप देख पा रहे हैं, मीसो का मतलब हेट हो जाएगा, एंड यहाँ से लॉजिस्ट होता है, लॉजिस्ट का मतलब जो लॉजिक है। सो मिसोलॉजिस्ट वी कैन से अ स्टेट जहाँ पर हेट और नफरत की बात करते हैं, या डिस्ट्रस्ट ऑफ रीजनिंग। मतलब क्या है? मतलब आप रीजनिंग, किसी चीज़ में लॉजिक है उस पर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, या उस पर आप बिलीव नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। यहीं से ये तो हुई एक स्टेट जो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। यहाँ से वो जो पर्सन होगा, है ना, वो जो पर्सन होगा, तो वो कौन हो जाएगा सर? वो हो जाएगा मिसोलॉजिस्ट। मिसोलॉजिस्ट। सर ये मिसोलॉजिस्ट कौन इंसान है? मिसोलॉजिस्ट इंसान वो है जो, क्या होता है सर? जो इंसान रीजनिंग पर, या फिर मुझे कहना चाहिए हु हेट्स लॉजिक, हु हेट्स लॉजिक, ठीक है, हु हेट्स लॉजिक। अब ये कैसे? मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोलना चाहिए, लॉजिक क्या, हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्किन पर एलर्जी है, तो आप ऐसा कीजिए, आप जो है, यार यहाँ पे मैं बोल भी नहीं सकता, देयर आर सो मैनी थिंग्स, है ना, केस हो जाएगा मेरे अगेंस्ट में, खैर छोड़िए यहाँ पर ही रहते हैं।
ओके, मिसोलॉजिस्ट मतलब हु हेट्स लॉजिक, सिंपल सी बात है। बाकी समझ जाओ आप लोग, बाकी समझ गए होंगे। द प्रॉब्लम इज़ कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आगे चलकर मुझे भी सिस्टम में जाना है, और ये सारी चीज़ें ना बाद में सिस्टम पकड़ लेता है कि आओ बेटा समझ रहे हो? चलो खैर, मतलब दिन में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करके रात में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं हम। खैर कोई बात नहीं है, इट्स ओके। तो यहाँ पे कौन हुआ सर? मिसोलॉजिस्ट इंसान वो है जो लॉजिक पसंद नहीं करता है। आप उससे कोई भी बात करो लॉजिक ही नहीं होगा, मतलब वो नफ़रत ही करता है भाई लॉजिक से, सिंपल सी बात है। तो सर एक और इंसान होता है जिसको हम रैशनलिस्ट कहते हैं। रैशनलिस्ट कौन होता है? रैशनलिस्ट वो पर्सन होता है जो लॉजिक पसंद इंसान है ना? मतलब थोड़ा-सा दिमाग लगाता है। अक्सर आपने ध्रुव राठी को देखा होगा ना, वो कहते हैं बी रैशनलिस्ट। तो रैशनलिस्ट कौन इंसान जो लॉजिक यूज़ करता है। तो ये कौन पर्सन हुआ? हु फोकसेस, जो फोकस करता है किस चीज़ पर? हु फोकसेस रीज़न, जो इंसान रीज़न पे, मतलब कोई रीज़न है या नहीं इस बात में? हाँ है, तो ठीक है, इट्स ओके। और जो इंसान कौन होता है जो लॉजिक से ही नफ़रत करता है, उसको हम बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट। एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे, मानते हो या नहीं? सर देखिए, एक तरफ ये इंसान है जो लॉजिक को पसंद नहीं करता है, तो ये इंसान वो है जो लॉजिक को पसंद करता है। दोनों मैंने करा दिए। मिसो मतलब नफ़रत करने वाला, हेट करने वाला, लॉजिस्ट मतलब लॉजिक से। रैशनल मतलब, रैशनल तो खैर ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब ये जो रूट वर्ड नहीं है, बस हम रैशनलिस्ट पढ़ देंगे इसको। सो ये इंसान वो है जो फोकस पे, रीज़न पे फोकस करता है। यहाँ से समझो, अ मिसोलॉजिस्ट टेंड्स टू रिजेक्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। मिसोलॉजिस्ट वो इंसान है जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पर बहस करना ही नहीं चाहता, या उससे बचने की कोशिश करता है, या अक्सर उससे डिस्ट्रस्ट करता है, नफरत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिसोगैमी। अक्सर आपने पढ़ा होगा, मिसो का मतलब हेटेड होता है, और गैमी जो है वो गैमस से मिलकर बना है, और गैमी का मतलब शादी होता है या मैरिज होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। मिसोगैमी का मतलब होता है हेटेड, यानी कि जो इंसान शादियों से नफरत करता है। मतलब यहाँ इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन, वी कैन से कि यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक नॉट सिचुएशन बट एक मैं क्या बोलता था हमेशा, मतलब इट्स अ फॉर्म, है ना, ये एक फॉर्म है या एक नाउन है ये। ओके, सो दिस इज़ अ नाउन एंड दिस इज़ अ फॉर्म। वो स्टेट एग्जैक्टली, मैं भूल रहा था, स्टेट है। मिसोगैमी क्या है? एक स्टेट है सर। कौन सी स्टेट है? एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान शादियों से नफरत करता है। तो आओ इसको भी हम लोग तोड़ते हैं, इस वाले वर्ड को कैसे तोड़ेंगे? देखिए जनाब, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे। मिसो मैंने अभी आपको बताया, मिसो का मतलब होता है हेट करना। यहाँ से हम बोल देंगे इसको हेट करना, मिसो। एंड गैमी मिलकर बना है गैमस से, जिसका मतलब होता है मैरिज, मतलब शादी, मैरिज। तो मिसोगैमी इज़ अ स्टेट जो क्या है, डिसलाइक ऑफ मैरिज, यानी इट्स अ स्टेट ऑफ डिसलाइक ऑफ मैरिज या हेटेड ऑफ मैरिज। अब यहाँ से एक इंसान भी बनेगा भाई, ये तो एक स्टेट हुई, कोई इंसान भी तो होगा ना जो इंसान काम करता होगा। हाँ तो सर वो कौन हो जाएगा? उसको हम बोलते हैं मिसो, कौन हो जाएगा भाई? हम्म, मिसोगैमिस्ट हो जाएगा ना वो पर्सन, मानते हो या नहीं? हाँ सर सही बात है। तो इसको आप लिख देंगे मिसोगैमिस्ट। मैंने बताया था जहाँ पर आई एस टी लास्ट में आ जाता है ना, वो पर्सन को शो करता है। तो मिसोगैमिस्ट कौन इंसान हो जाएगा? जो नफरत करता है, किस चीज़ से नफरत करता है? शादियों से नफरत करता है। हु डिसलाइक, हु डिसलाइक मैरिज, जो इंसान, जिस इंसान को शादी से नफरत है, उसको बोलते हैं हम लोग मिसोगैमिस्ट। अच्छा, एक इंसान ऐसा भी होगा जिस इंसान को शादी से प्यार होगा। हाँ सर ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्यों नहीं होंगे? तो उनको हम क्या कह देंगे? उनको हम बोल देंगे फिलोगैमिस्ट। और ये फिलो क्या होता है? जहाँ पर भी आपको ये फिल वर्ड दिखाई देगा, या फाइल भी पढ़ते हैं इसको, ये लव को शो करता है। तो दिस विल बी फिलोगैमिस्ट। फिलोगैमिस्ट कौन हो जाएगा? ये वो पर्सन है जो शादी से लव करता है। सो हु लाइक या हु लव मैरिज। ठीक है, हु लव्स मैरिज। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है सर? यहाँ से हमें समझ आता है मिसोगैमिस्ट इज़ अ पर्सन जो नफ़रत करता है शादी से। फिलोगैमिस्ट इज़ अ पर्सन जो मोहब्बत करता है शादी से, है ना, डिसलाइक एंड लाइक। तो यहाँ से दो हमें वर्ड ये मिले, इसको हम लोग एंटोनिम कह देंगे, क्योंकि ये सिनोनिम है तो ये एंटोनिम है, और ये एंटोनिम है तो ये सिनोनिम है। ठीक है, ये जो फाइल होता है ना, फिल, जहाँ जहाँ पर भी आपको PHIL दिखाई देता है वर्ड, ये हमेशा लव को शो करेगा, लव को, ये शो करेगा लव को। जैसे मीशो शो कर रहा था किस चीज़ को? हेट को। वैसे ही फिल शब्द
जो होता है वो शो करता है लव को। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, दिस इज़ अ रूट वर्ड। ये आपको हेल्प देंगे, आगे चलकर परेशान नहीं होंगे आप। जैसे अभी हमने क्या बात की सर, अभी आपने बात की जो ये मीसो वर्ड होता है ना, यहाँ पर मैं कराता हूँ मीसो, ये किस चीज़ को शो करता है? ये शो करता है हेट को, नफ़रत को। ठीक है, तो ये हो गया हेट, नफ़रत। ऐसे ही सर ये जो फिल होता है, PHIL फिल, सर ये शो करता है लव को, मोहब्बत को, लव को। यही रीज़न था कि हम फिलोगैमिस्ट एंड मिसोगैमिस्ट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर है, नीचे एग्जाम्पल है, हिज मिसोगैमी मेड हिम स्ट्रांगली अपोज्ड टू मैरिज, यानी कि उसकी एक ऐसी स्टेट, कौन सी वाली? मिसोगैमी, डिसलाइक वाली, स्ट्रांगली अपोज कर दिया। कुछ लोग आपने देखे होंगे शादी से जिनको नफरत है ना, मेरे को तो शादी नहीं करनी है, नहीं नहीं मुझे तो करनी है, मतलब स्टेट की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड इज मिसोजिनी। अब ये भी अगेन स्टेट हो जाएगी। ये कौन सी स्टेट है? हेटेड एंड प्रिजुडिस अगेंस्ट वुमेन। और अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूँ तो जिस इंसान को प्रिजुडिस है, या जो इंसान महिलाओं से, है ना, कन्याओं से नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। अपने अक्सर आपने सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि आपकी थिंकिंग मिसोजिनिस्ट है ना, कि इनकी मिसोजिनिस्ट सोच की वजह से ही लड़कियां इनसिक्योर फील करती हैं। अरे सुना होगा यार, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं ना आपकी मिसोजिनिस्ट, तो कभी आपने उस शब्द को उस शब्द पे आपने गौर नहीं किया होगा। अब अगर किसी की वीडियो देखें ना, तो आप हमेशा देखना, जो रैशनलिस्ट लोग हैं वो वीडियोस बनाते हैं, वो यही कहते हैं कि आपकी जो मिसोजिनिस्ट थिंकिंग है उसकी वजह से गर्ल्स जो हैं वो इनसिक्योर फील करती हैं। तो ये मिसोजिनिस्ट होता क्या है? मिसोजिनिस्ट मतलब वो है जो थोड़ी सी प्रिजुडिश है वेमेन के अगेंस्ट में, मतलब अ काइंड ऑफ वी कैन से कि वो कमज़ोर होती हैं, वीक होती हैं, या नफ़रत है जो इंसान को। सिमिलरली अपोजिट भी होता है, बहुत सारी विमेन ऐसी हैं जो मैन से नफरत करती हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ आता है हेटेड एंड प्रिजुडिश अगेंस्ट विमेन। तो भाई वो पर्सन भी तो होगा, वो पर्सन कौन हो जाएगा? सर वो पर्सन वही हो जाएगा जिसको हम कहते हैं मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। ये मिसोजिनिस्ट कौन इंसान है? ये वो है जो महिलाओं से नफरत करता है। तो इसको हम कह देंगे हु हेट्स वेमेन, हु हेट्स वेमेन। अच्छा सर, एक इंसान ऐसा भी तो होगा, मतलब कोई ऐसा भी तो होगा जो मैन से नफरत करता हो या मैन से लव करता हो, है ना? या फिलहाल तो मैन को छोड़ो, हम सिर्फ और सिर्फ वेमेन पर ही आते हैं। ये इंसान अगर वेमेन से नफरत कर रहा है, तो कोई इंसान ऐसा भी तो होगा जो जो वेमेन है उनसे लव करेगा। तो वही बात यहाँ पर आ जाएगा, फिलोजेनिस्ट। फिलोजेनिस्ट, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया, फिल का मतलब, फाइल का मतलब क्या होता है? लव होता है। तो ये वो इंसान है जो क्या करता है? जो महिलाओं से लव करता है। हु लव्स वेमेन, हु लव्स वेमेन। ठीक है, वही मिसो और फिलो वाली यहाँ पर बात आ गई। देखो, फाइल जो है लव को बताता है, मिसो जो है वो हेट को बताता है। तो ये भी एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। ये भी क्या हुए सर? ये भी एक दूसरे के एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं हम, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, मिसोजिनी। मिसोजिनी इज अ स्टेट हेटेड ऑफ वुमेन, मतलब जो एक स्टेट है जो वुमेन से नफरत है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारी सोसाइटी में सिर्फ वुमेन ही है? मैन भी तो, मैन का भी तो कोई दर्जा होना चाहिए ना। हाँ सर, होना चाहिए। तो उसको हम लोग मिस एंड्री बोल देते हैं। मिस एंट्री मतलब सिर्फ और सिर्फ वेमेन से नफरत थोड़ी ना है, देर आर सो मैनी पीपल जो मैन से भी नफरत करते हैं, तो उसको हम लोग मिस एंट्री बोल देते हैं। एंड्री आपको पता लगेगा, आगे बताऊंगा मैं। एंड्रोस, एंड्री जो वर्ड है ना वो मैन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना गाइनी, है ना, ये जो गाइनी वर्ड होता है, गाइनियोकोलॉजिस्ट, पीछे भी मैंने कराया था, समझ रहे हो? तो वो जो है, जो गाइनी वर्ड है वो वेमेन के लिए होता है, ऐसे ही एंड्री वर्ड जो है वो मैन के लिए होता है। तो जो इंसान मैन से नफरत करता है उसको हम लोग मिसो एंड्री बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिसएंथ्रोप। अब यहाँ पर भी वही रूट वर्ड आ गया, अगेन रूट वर्ड। सर रूट वर्ड कैसे आ गया, मैं बताता हूँ। अभी तक पीछे हम बताते आ रहे थे मिस का मतलब क्या होता है सर? नफरत होता है। तो इसमें तो मुझे लगता है कोई समझाने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। एक वर्ड और मिलेगा आपको, विच इज एंथ्रोप। एंथ्रोप जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ किया जाता है। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमंस या फिर ह्यूमैनिटी। तो मिसएंथ्रोप कौन है? जो इंसान ह्यूमैनिटी से ही नफरत करता है, हु हेट्स ह्यूमैनिटी, मानवता। अरे समझ रहे हो नहीं? मतलब जो इंसान ह्यूमैनिटी से ही नफरत करता है। अब ये सर ह्यूमैनिटी क्या हो गई? ह्यूमैनिटी वही अ काइंड ऑफ, कोई परेशानी में है बेचारा, लेकिन मैं चला गया ऐसे ही उसकी परेशानी को इग्नोर करके,
तो ये ह्यूमैनिटी से काइंड ऑफ नफरत हो गई एक तरह से, सेल्फ सेंटर्ड है, अपने ऊपर ही फोकस है। सो मिसएंथ्रोप वी कैन से हु हेट्स ह्यूमैनिटी। इसका उल्टा भी होता है। हाँ सर, एक इंसान वो भी तो होगा ना जो ह्यूमैनिटी से लव करता है, उसको हम कहते हैं फिलेंथ्रोप। जैसे रतन टाटा थे, अजीम प्रेम जी हैं, और कौन है, बहुत सारे फिलेंथ्रोप हैं इस दुनिया में। तो ये वो हो जाएंगे जो ह्यूमैनिटी से लव करते हैं, फिलेंथ्रोप। फिलेंथ्रोप कौन है? हु लव्स ह्यूमैनिटी, जो इंसान ह्यूमैनिटी से लव करता है, मानववादी है ये, हु लव्स ह्यूमैनिटी। ठीक है, हु लव्स ह्यूमैनिटी। अगर मिसएंथ्रोप जो हेट कर रहा है तो फिलेंथ्रोप हो जाएगा जो लव करता है ह्यूमैनिटी से। जैसे यहाँ पर है, द ओल्ड मैन वॉज कंसिडर्ड अ मिसएंथ्रोप बिकॉज ही अवॉइडेड ऑलमोस्ट एवरीवन। आप समझ रहे हैं वही जो मैं बता रहा था कि जो ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा था, उसको ऐसा कंसीडर किया जाता है मिसएंथ्रोप, मतलब जो ह्यूमैनिटी से नफरत करता है। क्यों? उसका रीजन है बिकॉज क्यों, ही अवॉइडेड ऑलमोस्ट एवरीवन, यानी कि उसने हर किसी को अवॉइड किया, मतलब ही नहीं है उसको, मतलब इस दुनिया में आए हैं तो मैन इज अ सोशल एनिमल। भाई मैन को लोगों की ज़रूरत है, आप ये मान कर चलो कभी ना कभी, बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल यार। हम लोग सोसाइटी में ही पैदा होते हैं और हमेशा सोसाइटी में ही रहते हैं, हमेशा एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत होगी ही। आपको लगता हो कि नहीं नहीं आई एम इंडिपेंडेंट, बट कभी ज़रूर पड़ेगी आपको ज़रूरत। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ मोचरी। अच्छा, मोचरी अगर आपको याद हो तो मैं करा चुका हूँ, मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं, आपने मतलब पता नहीं आपको याद है या नहीं। मोचरी जानते हैं? मैंने कराया था आई थिंक। पहली बात तो ये है कि इसका वर्ड एक और होता है विच इज़ मोर्ग, दोनों ही सेम है, परेशान मत होना, मोचरी आप बोलें या फिर मोर्ग बोलें। सर ये क्या है? ये वो जगह है जिस जहाँ पर मुर्दों को रखा जाता है, तो हिंदी में तो उसको मुर्दा घर बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं सर? हिंदी में तो उसको मुर्दा घर बोल देते हैं। आपको पता होगा ना, अगर किसी की डेथ होती, डेथ नहीं मतलब कोई पोस्टमार्टम के लिए कोई पर्सन जाता है तो उसको मोचरी में रख दिया जाता है। ज़रूरी नहीं ना आज किसी को लेकर गए तो आज ही पोस्टमार्टम हो जाएगा। तो जहाँ उस लाश को रखा जाता है उसको ही हम लोग मोचरी बोलते हैं, मुर्दा घर, है ना, मुर्दा घर। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया मुंबई में और उसके घर वाले रहते हैं यहाँ पर, तो उसको कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा, सो दैट इज़ कॉल्ड मोचरी। क्या बोलेंगे हम इसको? अ प्लेस, एक ऐसी जगह, अ प्लेस वेयर, जहाँ पर क्या है, डेड बॉडीज़, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको रखा जाता है, डेड बॉडीज़ आर केप्ट। हिंदी वाले लिख सकते हैं, हिंदी के लिए बहुत प्यारा है, मोचरी मुर्दा घर को बोलते हैं, हिंदी में लिख लो मुर्दा घर मतलब मोचरी। तो डेड बॉडीज़ आर केप्ट, है ना, ये हो जाएंगे जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो कई सारे यहाँ से रिवीजन कर लें हम छोटे छोटे वर्ड्स का। आपको याद है मैंने सिमेट्री कराया था, कोई मुझे सिमेट्री का मतलब बता सकता है क्या होता है सिमेट्री? सिमेट्री क्या होता है भाई? व्हाट इज सिमेट्री? CEMETERY। कब्रिस्तान। एग्जैक्टली, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। अच्छा, इसका एक वर्ड और था इस सिमेट्री के लिए, किसी को याद है? एक वर्ड और है जो हमने कराया था। ग्रेवयार्ड। एग्जैक्टली, ग्रेवयार्ड। तो सर ये ग्रेवयार्ड क्या होता है? ग्रेवयार्ड भी कब्रिस्तान को ही बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। ठीक है भाई, एक बात बताओ, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है अगर मैं, मेरे पास में कोई मुर्दों वाली बात आ रही है तो मैं इनको भी रिवीजन कर लूँ, पीछे तो मैंने कराया ही है ऑलरेडी। तो सिमेट्री और ग्रेवयार्ड बोलते हैं हम लोग कब्रिस्तान को, हिंदी में आप चाहें तो लिख लेना, ये होते हैं कब्रिस्तान। अ प्लेस, इसको क्या कहते हैं? अ प्लेस वेयर डेड पीपल आर बरीड, मतलब जहाँ दफनाया जाता है। अच्छा, एक जगह अगर आप दफना रहे हैं तो एक जगह आपको याद होगा तो उसको जलाया भी जाता है लोगों को, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रीमेटोरियम। ये भी मैंने कराया था आपको, क्रीमेटोरियम, क्री में TORIUM। ये कौन सी जगह है? सर ये तो दफनाने वाली जगह है, ऊपर वाली जगह इसको बोलते हैं दफनाना, यानी कि इसको हम कह देंगे कब्रिस्तान। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शमशान। शमशान क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है। यहाँ पर क्या है? डेड बॉडीज़, डेड बॉडीज़ आर क्रीमेटेड, क्रीमेटेड मतलब दहन करना उनका, क्रीमेटेड। तो हिंदी में इसको चाहें तो आप लिखो शमशान, इसको लिखो आप कब्रिस्तान, इसको लिखो आप मुर्दा घर। सिंपल सी बात है ना, जिसको हिंदी से प्यार है वो आप लिख लो। ये चीज़ें थोड़ा आसान करती हैं, याद हो जाती हैं। मोचरी, मोर्ग मतलब मुर्दा घर, सिमेट्री ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, क्रीमेटोरियम मतलब शमशान। और ये चीज़ हमें, बिकॉज वी आर इंडियंस, तो हमें अच्छे से पता है। तो द हॉस्पिटल हैज़ अ मॉडर्न
मोर्चरी फॉर स्टोरिंग डिसीज्ड बॉडीज। डिसीज का मतलब होता है मरा हुआ, ये भी लिखो आप यहाँ पे देखो, डिसीज का मतलब होता है मरा हुआ, कोई इंसान है डेड, डेड पर्सन को डिसीज्ड बोलते हैं, ये डिसीज। ठीक है, ये भी आपको एक नया वर्ड मिला यहाँ से, डिसीज्ड को होता है मरा हुआ, बॉडी कैसी है डिसीज्ड यानी कि डेड बॉडी। डिसीज्ड मतलब डेड मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, आप चाहो तो डेड लिखो, डिसीज्ड मतलब डेड, DEAD, डेड, डेड बॉडीज। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज मशीनरी। हु इज मशीनरी? मशीनरी का मतलब होता है जो इंसान, आपने देखे होंगे ना अभी पीछे एक वॉर चल रही थी, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी, तो रशिया और यूक्रेन की वॉर में, या उसको छोड़ो आप, आपको पता है इसराइल की अभी जो वॉर हो रही थी, अभी 1-2 साल पहले की बात है, उस टाइम पर बहुत सारे इंडियंस भर्ती हुए थे उसमें, सेना में, है ना। बहुत सारे लोगों को ना इसराइल ने बुलाया था कि हम इंडियंस को बुलाना चाहते हैं फाइट करने के लिए अगेंस्ट पैलेस्टीन बोल सकते हैं हम लोग, या फिर जो भी है जिनसे भी है। याद है या नहीं आप लोगों को, एक न्यूज़ वगैरह थी, और बहुत सारे इंडियंस गए भी थे, वैसे तो वो जनरली काम करने के लिए गए थे, बट काम के साथ साथ में फाइट वाला भी सीन था। तो जिन सोल्जर्स को पैसे के लिए, मतलब जो सोल्जर्स पैसे के लिए काम करते हैं, उसको हम लोग मर्सिनरी बोलते हैं। मतलब समझ नहीं आया सर, समझ रहे हो या नहीं? यार देखो एक्चुअल में सोल्जर्स कौन होता है? सोल्जर वो होता है जो इंसान अपनी देशभक्ति के लिए, तो जो इंसान देशभक्ति के लिए करता है काम, उसको तो पैट्रियट बोलते हैं। इसको पैसे से मतलब नहीं है, वो बात अलग है, पैसा तो ज़िंदगी का मतलब साइकिल चलाने के लिए ज़रूरी है। तो ये तो पैट्रियट होता है ना, जिसको हम देशभक्त बोलते हैं। हाँ सर, ये बात तो है, लेकिन ये देशभक्त नहीं है ना, ये किसके लिए काम कर रहा है? ये काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए। हु फाइट्स फॉर मनी, जो पैसे के लिए काम करता है। ओके, जो लड़ रहा है लेकिन किस लिए? पैसे के लिए, इसको देशभक्ति से कोई मतलब नहीं है, यही बात है यहाँ पर। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मर्सिनरी। अच्छा, आपको याद करना है, मुझे लगता है आपको परेशानी होगी कि यार कैसे मैं बार बार पढ़ूंगा, तो आप सिंपल इसको ना ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, दूसरा तरीका ये भी तो है लिखने का, हायर्ड सोल्जर भी तो लिख सकते हैं। मतलब हमने सोल्जर्स को किया है, लेकिन कौन से हायर हैं, है ना, पैसों के लिए हमने इनको हायर कर लिया, जैसे कंपनीज वगैरह करती हैं, तो ये हो जाएंगे हायर्ड सोल्जर। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पर है नीचे एग्जाम्पल, द आर्मी हायर्ड, आर्मी ने हायर किया मर्सिनरीज को, बहुत सारे लोगों को, टू फाइट अलोंग साइड इट्स ट्रूप, यानी कि उसके जो फौजी हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को ही ट्रूप कहा जाता है, तो उसके जो फौजी हैं उनके साथ में कुछ मर्सिनरी हायर कर लिए ताकि स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे कि भाई ये वाली फाइट लड़के आओ, आप पाकिस्तान से लड़कर आओ, उसके बाद अपन अपने अपने काम कर लेना, उसके लिए तुम्हें पैसे मिलेंगे, उसको ही मर्सिनरी कहते हैं, हु फाइट्स फॉर मनी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज मोनोपोली। ओके, कुछ कुछ लैगिंग टर्म्स हैं जो आपको दिखाई देंगे, जैसे मोनो। सर मोनो का मतलब होता है वन, आप मानकर चलो। बाई दिखाई देगा, बाई का मतलब होता है टू। पोली का मतलब होता है मैनी। क्या सर? मैं दोबारा बताता हूँ। सर मोनो का मतलब होता है वन, सर बाई का मतलब होता है टू, सर पोली का मतलब होता है मैनी। तभी तो आपको सुनने के लिए मिलेगा पोलीगैमी। पोलीगैमी क्या है सर? व्हाट इज पोलीगैमी? पोलीगैमी मतलब जिसके पास में बहुत सारी वाइफ होती हैं, उसको हम लोग पोलीगैमी, मतलब यहाँ से ना हमारे ये रूट वर्ड होते हैं। रूट वर्ड कौन कौन से? मोनो मतलब वन, बाई मतलब टू, पोली मतलब मैनी। यहाँ से अब मेरे को मोनो दिखाई दे रहा है, तो इतना तो मुझे समझ आता है कि मोनो का मतलब वन हो जाएगा। अब ये वन है तो क्या वन है? मोनोपोली की बात कर रहे हैं, है ना। मोनोपोली मतलब वही ये जो एक तरह से सेलिंग का सिस्टम होता है ना, सेलिंग का और बाइंग का, तो एक कंपनी है या एक पर्सन है जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है। तो मोनोगैमी इज अ सिस्टम वेयर कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड बाय वन वन पर्सन या वन सेलर। जैसे आपने देखा ना, जियो क्या करने वाला था? जियो मोनोपोली करने वाला था, मतलब एक ही कंपनी रहेगी, जबकि फिलहाल नहीं है मोनोपोली। अभी हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन है? आइडिया का ऑप्शन है, आइडिया का है, सॉरी, वीआई, वीआई है हमारे पास, एयरटेल है और जियो है। तीन ही मेजर कंपनीज हैं टेलीकॉम कंपनी की हम बात करें तो। पहले बहुत सारी हुआ करती थी, लेकिन जियो का प्लान था मोनोपोली क्रिएट करने का। ओके, मोनोपोली क्रिएट करने का मतलब यही कि सिर्फ एक ही इंसान बेचेगा इसको, आपके पास ही सिर्फ एकाधिकार है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे पढ़ेंगे आप। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसने मोनोपोली क्रिएट कर दी थी कि चाइना और इंडिया के साथ में चाय का और अफीम का जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडिया का ही पूरे उस पर अधिकार होगा, जिसको मोनोपोली मतलब एक ही इंसान बेचेगा उसको। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज मैवरिक।
अभी जो मैं बात कर रहा था कि किसी पर्सन ने लिखा था मैवरिक अपने नाम के, है अपने ही स्टूडेंट में से है, पता नहीं किसका मैंने देखा था यार, मैवरिक लिख रखा है उसने, अब शायद क्लास में नहीं है। मैवरिक कौन होता है? मैवरिक इज अ पर्सन जो इंडिपेंडेंटली सोचता है, हु थिंक्स इंडिपेंडेंटली। हु थिंक्स इंडिपेंडेंटली मतलब इंडिपेंडेंट है, आप कन्फर्मिस्ट नहीं हैं। आपको याद है इसी इसी चीज़ को मैंने कन्फर्मिस्ट कराया था, अगर आपको याद हो तो ना, सी वाले वर्ड्स देखना, आप कन्फर्मिस्ट कराया था मैंने, है ना। एक कन्फर्मिस्ट था जो किसी और के उस पर कन्फर्म करता है चीज़ों को, मतलब उसकी इंडिपेंडेंट कोई थिंकिंग नहीं है, मैंने उसको कोई चीज़ें प्रोपेगेट कर दी, वही चीज़ उसने मान ली। तो मैवरिक होता है अ पर्सन हु थिंक इंडिपेंडेंटली। इसका ही सिनोनिम बन जाएगा एज इट इज़। भाई कन्फर्मिस्ट कन्फर्म करता है तो यहाँ पर हो जाएगा नॉन कन्फर्मिस्ट। आप अगर चाहें ना तो मैवरिक को नॉन कन्फर्मिस्ट भी कह सकते हैं। दिस पर्सन इज नॉन कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट, ठीक है। ये क्या है सर? इंडिपेंडेंट सोचता है। अच्छा, यहाँ से ही अगर आपको याद हो सी वाले वर्ड्स में आप जाना, आज ही जाना आप, तो वहाँ आपको मिलेगा कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट। तो इसका मीनिंग सर्च करने की कोशिश करना, मैंने क्या बताया था कि जो इंडिपेंडेंटली नहीं थोकता सोचता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, ही इज़ अ मैवरिक हु चैलेंजेस कन्वेंशनल आइडियाज़, ठीक है ना, जो चैलेंज करता है कन्वेंशनल आइडियाज़ को। कन्वेंशनल आइडियाज़ क्या होते हैं? कैसे हम लेना चाहें कन्वेंशनल आइडियाज़ को, मान लीजिए कन्वेंशनल आइडियाज़ कैसे हम कहेंगे, सपोज़ वी कैन से कि मैवरिक कौन है? सपोज़ हम कहते हैं, हमेशा से ही आपने देखा होगा ना, जो वुमेन है वो घर पे रहती हैं, तो एक पर्सन है जो, या वुमेन की ही बात करें, एक वीमेन है जो कि मैवरिक हैं, वो इंडिपेंडेंट सोचती हैं, उनको मतलब ही नहीं है सोसाइटी क्या कहती है, बस मेरे को काम करना है। सही बात भी है कुछ हद तक। सो मैवरिक हु थिंक्स इंडिपेंडेंटली। कन्वेंशनल जो आइडियाज़ हैं, जो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही हैं, उससे मतलब ही नहीं है भाई, मैं तो अपना सिस्टम अलग लेकर चलूँगा, मुझे मतलब ही नहीं है ना। मेरी फैमिली क्या करती है, आई डोंट केयर, मेरे रिश्तेदार क्या करते हैं, आई डोंट केयर। तो उस पर्सन को ही हम मैवरिक बोल देंगे जो इंडिपेंडेंट सोचता है, ठीक है। मतलब सपोज़ कीजिए कि, अच्छा कन्फर्मिस्ट कौन हो जाएगा? कन्फर्मिस्ट वो पर्सन हो जाएगा कि भाई हमें तो सेम ही कैटेगरी में शादी करनी है, सेम कास्ट में करनी है, तो उसकी फैमिली ने कह दिया कि भाई हम सेम कैटेगरी में ही करते हैं, ये भाई सब भी मान लेंगे कि हाँ मुझे भी करना है, तो ये हुए कन्फर्मिस्ट। इनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग कुछ नहीं हुई। ये पर्सन अगेंस्ट है इसके, ये कह रहा है भाई क्यों करनी है मेरे को, हाँ मैं तो नहीं कर रहा। समझ रहे हो? इंडिपेंडेंट है ये पर्सन, इंडिपेंडेंटली सोच रहा, मैं तो नहीं कर रहा भाई, इट डजेंट मैटर, दिल ही नहीं मिलेंगे तो शादी करके क्या करेंगे। अच्छा, सो दिस इज कॉल्ड नॉन कन्फर्मिस्ट। सो ही इज अ मैवरिक हु चैलेंजेस कन्वेंशनल आइडियाज, है ना, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, सो दिस काइंड ऑफ वी कैन से। आगे बढ़ते हैं। मीडियोकर, एवरेज इन क्वालिटी, लोगों को भी कहा जाता है, मतलब मीडियोकर कौन हो जाएगा? नाइदर गुड नॉर बैड, ना तो अच्छा है और ना बुरा है, और जो चीज़ बीच की होती है उसको ही एवरेज बोलते हैं हम लोग। सो मीडियोकर इज एवरेज इन क्वालिटी। द रेस्टोरेंट ऑफर्ड मीडियोकर फूड डिस्पाइट इट्स हाई प्राइजेस। भाई रेस्टोरेंट के क्या थे? रेस्टोरेंट के ने जो है ना, वो एक ना तो अच्छा खाना था और ना ही बुरा था, मीडियोकर टाइप का खाना दिया उसने। बावजूद, किसके बावजूद? डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, किसके बावजूद? उसके प्राइस हाई थे। अगर किसी रेस्टोरेंट में प्राइस हाई हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना कि वहाँ का खाना भी तो मुझे अच्छा स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड ना मिलकर मेरे को मीडियोकर मिला। मीडियोकर मतलब बीच का, एवरेज इन क्वालिटी। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, किसी के बावजूद, है ना, मेरे डांटने के बावजूद तुम नहीं सुधरे। और डिस्पाइट के बजाय आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। यहाँ से भी एक एरर बनता है आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मेनाजरी। व्हाट इज मेनाजरी? ये 2025 का क्वेश्चन है, बीएलएलबी का आया था, आपको वहाँ पे देख लेना। तो मेनाजरी वी कैन से कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मेनाजरी क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। कलेक्शन किस चीज़ का? कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को ही मेनाजरी बोलते हैं। अरे मतलब सपोज करो यार, यहाँ पे मैंने लाइन ले लिया एक, और यहाँ पर मेरे पास में एक कौन है? टाइगर है।
और कौन हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है। इनके कलेक्शन को ही मेनाजरी कहा जाता है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई समझने वाला है ही नहीं, है ना। वाइल्ड एनिमल्स या फिर एग्जॉटिक, एग्जॉटिक याद है, विदेशी या अजीब सा, एग्जॉटिक एनिमल्स भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ऑन दी अदर साइड एक यहाँ से ही टर्म आपको दिखाई देगी विच इज जू। जू का मतलब क्या होता है भाई, जू बताओ, चिड़ियाघर का क्या मतलब है, ये हिंदी में जो चिड़ियाघर जिसको आप कहते हैं, इसका मतलब क्या है, क्या डेफिनेशन है जू की, क्या डेफिनेशन है बताओ। हम्म, जू क्या होता है सर, जू तो चिड़ियाघर होता है, तो चिड़ियाघर का काम क्या है। चिड़ियाघर का काम एक तरह से डिस्प्ले करना है ना, दिखाना है, शो करना है, किसको शो करना है सर, जितने भी एनिमल्स होते हैं। तो अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट, एक जगह जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं, जू कहते हैं। अ प्लेस, अ प्लेस, कौन सी प्लेस है, वेयर एनिमल्स आर केप्ट, वेयर एनिमल्स आर केप्ट एंड डिस्प्लेड, और उनको रखा जाता है, उनको दिखाया जाता है। आर केप्ट एंड डिस्प्लेड, डिस्प्लेड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और सर ये मीनाजरी क्या है, एग्जॉटिक जो वाइल्ड एनिमल के कनेक्शन है उनको ही हम मीनाजरी कहते हैं। मैं देखिए, पहले राजा महाराजा क्या होते थे ना, बहुत सारी मूवीज़ में भी आपको पुरानी दिखाई देगा कि जो ओल्ड एनिमल्स, जो एक्सोटिक एनिमल्स हैं या फिर वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, उनको पालने का शौक होता था उनके घरों में। अगर आप जो वो हैं, क्या नाम, अमरीश पुरी, अमरीश पुरी की अगर आप मूवीज़ देखेंगे जिसमें वो विलेन बने होते हैं, तो उनके घर आपको दिखाई देंगे ऐसे, जहाँ पर एक तरफ शेर है, दूसरे ही जस्ट बराबर में उनके टाइगर है, उसके बराबर में एलिफेंट है, उनको शौक होता था वाइल्ड एनिमल्स का। तो उसके पूरा जब वो कलेक्शन बन जाएगा, 3-4 हो जाएंगे, उसको ही मेनाजरी कह देंगे हम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज मैसेको। मैसेकर का हिंदी मतलब होता है नरसंहार कर दे, नरसंहार, ऐसे ही कुछ करके। अब अगर आपको याद हो तो मैंने एक कराया था जेनोसाइड। जेनोसाइड और मैसेकर में क्या डिफरेंस है, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए जनाब, मैसेकर बोलते हैं हम लोग मास किलिंग को, मास किलिंग, है ना, मैसेकर हम बोलते हैं मास किलिंग को। सर आपके डाउट आना चाहिए, जो कि गधे हो आप लोग, आपको आता ही नहीं है। सर आपने तो जेनोसाइड भी कराया था, सर जेनोसाइड में भी तो आपने मास किलिंग ही कराई थी, अगर आपको याद हो तो, जो कि आप लोग गधे हो, आपको याद भी नहीं रहता। अच्छा सर, इसमें भी तो आपने मास किलिंग ही कराई थी, है ना। हाँ सर, जेनोसाइड भी तो मास किलिंग होता है, और यहाँ पर भी आप मास किलिंग करा रहे हैं। तो एक जो रैशनलिस्ट इंसान होगा, वो क्यूरियस इंसान, जिसको क्यूरियस के लिए भी मैंने एक स्पेशल वर्ड कराया था। क्या कराया था क्यूरियस के लिए, किसी को याद है, जो इंसान बहुत ही क्यूरियस होता है। हाँ, याद है किसी को, क्यूरियस के लिए मैंने क्या कराया था, कोई वर्ड। नहीं है याद। हम्म। बताओ ना आप लोग, याद ही नहीं होगा। रिवीजन नहीं कर रहे हो ना आप, पता है मुझे। सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ जी, सोचिए। सर्च नहीं करना, बस सर्च सर्च ही कर दोगे तभी दिमाग तुम्हारा जो है वो खराब हो जाएगा। याद आ रहा है किसी को, क्यूरियस के लिए मैंने एक वर्ड कराया था, जो इंसान बड़ा ही क्यूरियस, जो क्यूरियोसिटी होती है, जिसमें जानने की इच्छा होती है चीज़ों को। क्यूरियोसिटी, जी, तो यहाँ पे जो इनक्विजिटिव इंसान होगा, जो क्यूरियस बच्चा होगा, वो कहेगा सर मास किलिंग मैसेकर भी होती है, जेनोसाइड भी मास किलिंग है, दोनों में फिर डिफरेंस भी तो होगा ना। हाँ सर, क्यों, तभी हमने ये वर्ड्स को ईजाद किया ना, ऐसे तो हवाबाजी करने के लिए तो नहीं बनाए होंगे। तो फिर जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिनोनिम हो सकते हैं, दे कैन बी सिनोनिम ऑफ ईच अदर, बट नॉट द एग्जैक्ट वर्ड। एग्जैक्ट नहीं हो सकता, सिनोनिम हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए मास किलिंग में आप विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के साथ में किसी को मारते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मैं कहूँ या तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, या फिर इसको ही विदाउट की जगह यूज़ ना कर कर इनडिस्क्रिमिनेटरी लिख सकता हूँ मैं, एक ही वर्ड में मेरा काम हो जाएगा, इनडिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेटली, ये हो जाएगा। मार तो रहे हैं लेकिन विदाउट
डिस्क्रिमिनेशन के। डजेंट मैटर यू आर मुस्लिम, यू आर नॉन मुस्लिम, यू आर क्रिश्चियन, यू आर जूस, यू आर ब्लैक, यू आर वाइट, डजेंट मैटर, सबको मार दिया भाई। एक एक जगह पर 100 लोग खड़े हुए थे, सबको गोलियों से उड़ा दिया, है ना, बिना डिस्क्रिमिनेशन के। लेकिन सर एक जगह थे, 100 लोग खड़े थे, एंड देयर वर सो मैनी मुस्लिम्स, देयर वर सो मैनी नॉन मुस्लिम्स, देयर वर सो मैनी जूस एंड ऑल्सो क्रिश्चियंस। अब हमने क्या किया, सिर्फ क्रिश्चियंस को, उनमें से ना अगर 500 लोग एक भीड़ में खड़े थे, तो मैंने मान लीजिए उसमें 500 में से 50 जो थे वो क्रिश्चियन थे, सिर्फ क्रिश्चियन को मारा छाट छाट कर। तो दैट इज कॉल्ड जेनोसाइड। एक पर्टिकुलर रेस को ही आपने उड़ा दिया, एक पर्टिकुलर, हाँ, एक रेस के लोगों को ही, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ही आपने मार दिया। दैट वॉज द रीजन वी वर यूजिंग अ टर्म कोल्ड जेनोसाइड इन केस ऑफ पैलेस्टीन, कि भाई मुस्लिम्स का वहां पर क्या किया जा रहा है, स्पेशली जेनोसाइड हो रहा है, मतलब सब स्पेशली मुस्लिम्स को। आ रही है बात समझ में या नहीं? सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इनडिस्क्रिमिनेशन के बाद, अगर आप याद हो तो आपको सुनने के लिए मिलेगा जलियांवाला मैसेकर, जो कि 1990 में हुआ था, 1919 में, 1919 में मैसेकर यूज करेंगे, उसमें जेनोसाइड वर्ड यूज नहीं किया जाता है। वाई? बिकॉज देयर वर सो मैनी मुस्लिम्स, सिख्स, नॉन मुस्लिम्स एंड ऑल्सो सम अदर रिलीजियंस पीपल, इसलिए उसको मैसेकर बोलते हैं, नरसंहार करना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के। अंग्रेजों ने मारा था तो मुस्लिम्स को नहीं मारा था, नॉन मुस्लिम्स को भी मारा था, सिख्स को भी मारा था, सबको मारा था उन्होंने लगातार। लेकिन वही एक साइड में हम सिर्फ पर्टिकुलरली या तो मुस्लिम्स को मार रहे हैं, या नॉन मुस्लिम्स को ही, या सिर्फ क्रिश्चियंस को, या जूस को, या फिर हम किसी ब्लैक को पीपल को, या वाइट पीपल को। मेरा ये कहना है कि मैं तो सिर्फ अफ्रीका वालों को मारूंगा सबको। जैसे किसने किया था जेनोसाइड, अगर आपको याद हो तो याद है, कोई जर्मनी का एक इंसान था, अगर याद हो तो बताओ मुझे, कौन था जर्मनी का कोई इंसान? हिटलर। हिटलर के केस में हम क्या यूज करते हैं, जेनोसाइड। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ जूस को ही मारा था। अच्छा, अब समझ आता है। तो यहाँ क्या है सर, यहाँ डिस्क्रिमिनेट, मास किलिंग, लेकिन है कैसे, डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्री डिस्क्रिमिनेटली। अच्छा, कैसे डिस्क्रिमिनेशन? भाई आप हो सकता है किसी इंसान के रिलीजन के बेसिस पे आप उसको मार रहे हो, रिलीजियन, ओके, चलिए छोड़िए, हो सकता है आप उसकी रेस के बेसिस पे आप मार रहे हो उसको, आप उसके एथनिक, किस एथनिक ग्रुप से आता है उसके बेसिस पे आप मार रहे हो, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को ही आपने मार दिया, ये चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं, क्योंकि किताब नहीं सिखाती है ये चीज़ें, किताब में सिर्फ डेफिनेशन लिखी होती है। तो सर ये कैसे आता? बाई प्रैक्टिस आती हैं चीज़ें। अब जब आप नोट्स बनाओ तो अपने वहाँ पर जहाँ मैंने जेनोसाइड लिखाया था वहीं मैसेकर लिख लेना, तो वहाँ इस टाइप से लिखना, मास किलिंग किसकी, इनडिस्क्रिमिनेटरी, मास किलिंग किसकी, डिस्क्रिमिनेटरी, पर्टिकुलर लोगों को आप मार रहे हैं। द अटैक रिजल्टेड इन अ मैसेकर ऑफ सिविलियंस। बेटा करने को तो मैं भी कर सकता हूँ ना, यहाँ डेफिनेशन रट रटा कर वो एज इट इज़ मैं कॉपी पेस्ट करके गूगल से छाप कर या चैट जीपीटी से छाप के लिखवा दूँ यहाँ पर, मुझसे भी तो आ जाएगा ना। लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आती ऐसी चीज़ें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मैनूवर। सर मैनूवर का क्या मतलब होता है? कोई भी, हम कह सकते हैं स्किलफुल मूवमेंट या फिर स्ट्रेटेजिक एक्शन को मैनूवर कहा जाता है। क्या यहाँ पे कराता हूँ, स्किलफुल, स्किल, स्किलफुल मूवमेंट, या कोई भी स्ट्रेटेजिक एक्शन, स्ट्रेटेजिक, मास्टर स्ट्रोक, अक्सर आपने सुना होगा ना, आजकल न्यूज़ में चलता है मास्टर स्ट्रोक, हमारी गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक है, तो वो मास्टर स्ट्रोक ही मैनूवर है, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक एक्शन, मास्टर स्ट्रोक है ना, कि हमारी गवर्नमेंट ने नोटबंदी आई है, नोटबंदी आता है एक मास्टर स्ट्रोक, वो मास्टर स्ट्रोक ही मैनूवर है। कोई भी स्ट्रेटेजिक एक्शन या कोई भी स्किलफुल मूवमेंट। ठीक है भाइयों, मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो आप, ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 50 दिन दो, वरना मुझे चुंगी पर पकड़ लेना आप। अब मैं कह रहा हूँ आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ भाइयों, ये पढ़ लो, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट यू हैव टू रिवाइज, अपने खुद के नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो, तुम्हारा सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली ना यार, पढ़ाई से ही तो होगा, दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी, पढ़ो ना, किसने मना किया है। तो द ड्राइवर केयरफुली मैनूवर्ड द कार इनटू द नैरो पार्किंग स्पेस, एक्टफुली, स्ट्रेटेजिकली, थोड़ा सा उसने जो है, छोटी सी जगह थी लेकिन उसने पार्क कर दी वहां पर, या कोई भी स्किलफुल, ये मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, स्किलफुल मूवमेंट था उसका। ठीक है, छोटी सी जगह थी लेकिन कार को यू उसने ड्रिफ्ट मारी और यहाँ पर पार्क कर दी, ये कोई स्ट्रेटेजिक एक्शन हो सकता है, इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज मोगेज।
है ना, मोगेज। सर ये मोगेज का क्या मतलब है? यूज प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन। आई थिंक समझ गए होंगे मोगेज। बार्टर सिस्टम, नोट बार्टर सिस्टम, बार्टर को नहीं कहेंगे। अरे यार मेरे को पैसे चाहिए, है ना, मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, कोई बात नहीं है सर, आप अपने 50 लाख के घर का जो है वो बैंक को दे आओ, 5 लाख रुपए दे देगी आपको, सिंपल, दैट इज कॉल्ड मोगेज। यूज प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। अच्छा, ओके, समझ गए, यूज प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। भाई मेरे को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, मैं अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी रख सकता हूँ, बैंक मेरे को दे देगी। उसको भी तो कोई प्रॉपर्टी चाहिए, आप कैसे देंगे? अब यहाँ से ना ये समझने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है, जो रिसीवर होता है, जो लोन को लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मोगेजर, MOR, है ना, GAGOR, ये होता है रिसीवर। अच्छा, कोई रिसीवर है तो कोई देने वाला भी तो होगा, लेंडर भी तो होगा। हाँ सर, इसको हम लोग बोलते हैं मोगेजर। अरे सर ये क्या है? सॉरी, मोगेजी, नॉट गेजो, ये लैंडर है। जैसे लेसर और लेसी था, आपके एग्जाम में आया था। सो ये कौन होता है? ये पर्सन होता है रिसीवर, जो लेता है लोन को, और ये होता है लैंडर, जो देता है। ठीक है ना, आपको 2 लाख रुपए चाहिए, आप मुझे 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दे दो, तो मैं कौन हुआ? मोगेजी, एंड मोगेजर आप हुए रिसीवर। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मोस। मोस का मतलब होता है रीति रिवाज, हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग रीति रिवाज। सर रीति रिवाज हैं तो कि अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कस्टम्स। कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज। ट्रेडिशंस, इनको भी मोस कहा जाता है, ट्रेडिशंस, ओके। और मोरल स्टैंडर्ड्स, या फिर आप इसको मोरल स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मोर्स, मोरल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पर है, द मोस यानी कि रीति रिवाज ऑफ द सोसाइटी हैव चेंज्ड कंसीडरेबली ओवर द ईयर्स। भाई पहले कुछ और रीति रिवाज होते होंगे सोसाइटी में, अब कुछ और होते हैं, तो वही है कस्टम्स। हिंदी में लिख लेना, मोस मतलब रीति रिवाज, जल्दी याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज मार्टिनेंट। ओके, आई थिंक कितने बचे हैं? 2-3 बचे होंगे मुझे लगता है। 1 2, हाँ ठीक है, हाँ सही है, 2-3 और बटे हैं, ये और कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड इज मार्टिनेंट। मार्टिनेंट हु इज, जो इंसान स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात करता है। मार्टिनेंट ना अक्सर इसमें होते हैं, सेना में होते हैं, मतलब अक्सर जो आर्मी में मिलेंगे मार्टिनेंट। मार्टिनेंट कौन इंसान है? वो इंसान है जो हु डिमांड्स, हु डिमांड्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, है ना। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मतलब भाई 4 बजे उठना है तो उठना है, डजेंट मैटर भाई क्या हो रहा है। ये जो जितने भी कोच होते हैं ना सेना में, उनको मार्टिनेंट कहा जाता है। बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ में जो है ना वो डिमांड करते हैं। ठीक है, जैसे हिज कोच, अक्सर जितने भी कोच मिलेंगे आपको, वो मार्टिनेंट उनको कहा जाता है। तो हिज कोच वॉज अ मार्टिनेंट। क्यों मार्टिनेंट था? डिमांडिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम एवरी प्लेयर। भाई बहुत ही स्ट्रिक्टनेस चाहिए मेरे को, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, है ना, अ काइंड ऑफ मार्टिनेंट भी हम कह सकते हैं कि बस जितना करा रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट, अच्छे से पढ़ लो ढंग से, नहीं पढ़ोगे तो रोओगे फिर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज मस्टर। मस्टर का मतलब होता है गैदर और असेंबल पीपल। गैदर का मतलब भी इकट्ठा करना होता है, मस्टर मीन्स गैदर, लोगों को इकट्ठे करने को मस्टर कहते हैं। देखिए, मस्टर मीन्स गैदर, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो ऑटोमेटिकली मस्टर का मतलब भी इकट्ठा करना हो जाएगा। या फिर असेंबल, है ना, असेंबल का मतलब भी इकट्ठा करना होता है। अब किसको करेंगे? जानवरों को तो करेंगे नहीं, तो पीपल को, तो दैट इज कॉल्ड मस्टर। जैसे यहाँ पर है द कमांडर मस्टर्ड, इट्स अ वर्ब। तो कमांडर ने जो है ना इकट्ठा किया, किसको किया? द सोल्जर्स फॉर इंस्पेक्शन। मस्टर्ड मतलब इकट्ठा करना। आप किसको करेंगे इकट्ठा? इकट्ठा तो चीज़ों को भी करते हैं, एनिमल्स को भी करते हैं, अपने कपड़ों को भी करते हैं, अपने शूज़ को भी करते हैं, अपने स्पेक्टिकल्स को भी करते हैं, अपने फ़ोन को भी करते हैं। लेकिन जब लोगों को इकट्ठा किया जाता है तो उसको हम लोग मस्टर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज मलीजुरर। ओके, व्हाट डज इट मीन? मलीजुरर का मतलब क्या होता है? जो इंसान उम, बीमारी का बहाना करके काम से बचता है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन। हाँ, जो इंसान बीमारी का बहाना करके क्या करता है? काम से बचता है, उसको ही हम कहते हैं मलीजुरर, है ना। तो यहाँ पर प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना। ये इंसान क्या करता है? प्रिटेंड्स टू बी इल। प्रिटेंड क्या कर रहा है? बीमार होने का। क्यों? अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड, काम से बचने के लिए। कामचोर जिसको कहते हैं ना, अरे कामचोर, सो टू अवॉइड वर्क।
अब कामचोर बहुत तरीके के होते हैं, कुछ और बहाना, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ बीमारी का बहाना बनाता है काम से बचने के लिए, ठीक है। तो ये है प्रिटेंड्स टू बी इल, बीमारी का बहाना बनाकर काम से बचना इज कॉल्ड मलिजरर। ओके, अच्छा एक बात और है, यहाँ से ना दो वर्ड और मुझे याद आ रहे हैं। एक होता है शिकर, मैं वैसे एस वाले में कराऊंगा लेकिन फिलहाल भी करा देता हूँ। एक वर्ड मुझे याद आ रहा है शिरकर, इसका ही सिनोनिम बनेगा। देखिए यहाँ पर है शिरकर, अरे कहाँ चला गया यार, ये है SHIRKER, शिरकर। सर ये कौन होता है? ये भी अवॉइड करता है किसी काम को या फिर ड्यूटी को, जनरल टर्म है। हु अवॉइड किस चीज़ को, या तो किसी काम को कह सकते हैं या फिर ड्यूटी को। अब ये ज़रूरी नहीं है, देखिए मैंने कहा ना वही बात, ऊपर वाला इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा, ये एक जनरल टर्म है, ये बहाना नहीं बना रहा लेकिन अवॉइड कर रहा है काम को, ड्यूटी को अवॉइड या फिर काम को अवॉइड कर रहा है। जैसे अभी है, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप अपनी जो वोकैब की क्लासेस है उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो यू आर सिक, बहाना नहीं बना रहे, मुझसे ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं बीमार था सर और आपने वो कर दिया। अच्छा एक और वर्ड है जो होता है स्लैकर, ये भी सिनोनिम ही बनेगा विच इज स्लैकर, SLACKER। ये इंसान भी क्या करता है, ये इंसान भी अवॉइड करता है। अब ये किस चीज़ को अवॉइड करेगा ये हमें देखना है, अवॉइड करता है। अब अवॉइड करता है तो किस चीज़ को अवॉइड करता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, या तो कोई एफर्ट मैं कह सकता हूँ या फिर कोई जिम्मेदारी, मैंने आपको जिम्मेदारी दी और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंसान जिम्मेदारी को अवॉइड करता है उसको हम लोग स्लैकर बोलते हैं, जो इंसान काम को अवॉइड करता है उसको हम लोग शिकर बोलते हैं, और जो इंसान बीमारी का बहाना बनाकर काम को अवॉइड करता है उसको हम लोग मलिजरर बोलते हैं। तो ये चीज़ थी। माइग्रेशन आई थिंक समझते होंगे, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, एमिग्रेशन, ये तीनों आपको मैंने करा दिए हैं तो इसको मुझे कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस, इमिग्रेशन किसके लिए होता है, इन यानी कि हमारी कंट्री से कोई और चला गया तो उनके लिए वो इमिग्रेट हो गया, और हमारी कंट्री से कोई गया है तो एमिग्रेशन है। एमी मतलब एग्जिट, जो जा चुका है जो गया है उसको इमिग्रेशन हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, एंड आपको ये जानकर खुशी होगी एल और एम वाले वर्ड्स भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बताओ